गुड इवनिंग। आशा है सभी छात्र मुझे सुन पा रहे होंगे। गुड इवनिंग टू ऑल। और एक और भौतिक भूगोल की क्लास के लिए आपका स्वागत है। आज हम क्या पढ़ेंगे? भू संचलन पर जानकारी लेंगे। ज्वालामुखी पर हम बात कर रहे थे, ज्वालामुखी, भूकंप और सुनामी। निश्चित रूप से सभी लोगों ने ये नाम सुने हुए हैं। आप उत्तेजित भी होंगे कि इसके बारे में कुछ जानकारी ढूंढी जाए, तो अच्छी बात है। और आशा है आपको जो छुट्टी मिली थी उसमें आपने अपना रिवीजन भी कर लिया होगा। सूचना देना चाहता हूं कि हम स्थल मंडल कर रहे हैं। आज स्थल मंडल से जुड़ी हुई आखिरी क्लास है, तो अगले सोमवार से हम वायुमंडल में जाने वाले हैं। तो आज क्लास के अंत में एक होमवर्क दूंगा, स्थल मंडल के कौन से चैप्टर्स एनसीईआरटी से पढ़ने हैं। अब जब आप क्लास में चीजें, जितनी भी बातें थी वो सारी हो चुकी हैं, तो आप एनसीईआरटी को बहुत बेहतर रूप से समझ पाएंगे। तो इसलिए उसे जरूर पढ़िएगा, ठीक है? वो क्लास के अंत में बताएंगे। मौसम पे वेदर रिपोर्ट बहुत से छात्र अभी भी भेज रहे हैं, और जो बाद में सुनते हैं रिकॉर्डेड वो भी अपने शहर का वेदर रिपोर्ट लिखते हैं। बहुत अच्छी बात है। तो मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूं, जैसे शशि देवी जी लिख रही हैं, सर फतेहपुर में बहुत बारिश हो रही है। तो मानसून का बच्चों आगमन हो चुका है और मानसून में बारिश इसी प्रकार से होगी। किसी छात्र ने लिखा था, शायद कमेंट में मेरे पास आया कि सर शायद नोएडा के बारे में था, कि नोएडा में सुबह बारिश हो रही है। सर ऐसा क्यों हो रहा है कि सुबह ही बारिश होती, शाम को नहीं होती? तो देखिए, जब एक बार मानसून अपने को स्थापित कर लेता है, ठीक है, सो मानसून स्थापित होने के बाद उसमें ऐसा नहीं है कि सुबह ही बारिश होगी। सुबह, दोपहर, शाम कभी कभी हो सकता है। कई बार पूरी झड़ी लगी रहती है कि 2-2 दिन तक होता रहता है, ठीक है। ये सारी चीजें कि वर्षा, बादल से वर्षा कैसे होती है, ये हम जलवायु में पढ़ेंगे। तो ये सोचना कि आज की वर्षा जो है सुबह हो रही है, ये ठीक नहीं है। मानसूनी वर्षा, अब जब बादल आ चुके हैं, वो मानसूनी एयर मास जब हम पर आ चुका है, तो उस पर वर्षा होती ही रहेगी। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जब हमारी ग्रीष्म ऋतु होती है, समर्स में प्री मानसून शावर होते हैं, वो अक्सर शाम को 4 बजे के बाद होते हैं। उन्हें इवनिंग में डस्ट स्टॉर्म या आंधी का नाम दिया जाता है, वो भी बताएंगे बाद में, ठीक है। तो अभी वाली जो वर्षा हो रही है, आप देखेंगे कभी झड़ी लगी हुई है, रुक नहीं रही है, कभी बहुत भारी हो रही है, कभी धीरे हो रही है। जैसे किसी ने कहा, जी सर बिहार में 3 दिन से बहुत बारिश हो रही है। तो ये ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा गर्म हुआ, उससे वाष्प बना और वर्षा हो गई। अब पूरा का पूरा जो वायु राशि है, जो आर्द्र नम वायु राशि, ह्यूमिड एयर मास जो मानसून का है, वो भारत के ऊपर आ चुका है और ये खूब वर्षा देने वाला है, ठीक है। एक चीज और, वैसे तो आप अपना रिपोर्ट्स लिख रहे हैं, तो सभी लोगों ने अपनी रिपोर्ट्स में क्या आपने देखा कि धीरे धीरे आपके शहर का इस वर्षा के कारण जो तापमान है, वो अधिकतम तापमान 30 डिग्री के आसपास आ गया, 30 या 30 से नीचे आने लगा है, जबकि पहले 40 जा रहा था। और न्यूनतम तापमान भी अब 30 के नीचे आ गया। तो जब मानसूनी वर्षाएं आने लगेंगी तो तापमान से हमें राहत मिलेगी। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं आ पा रहा है, क्यों? क्योंकि उसमें बीच में बादल एक व्यवधान की तरह आ रहे हैं, तो बहुत ज्यादा टेरेस्ट्रियल हीटिंग नहीं हो रही है। ये पहला बिंदु। दूसरा बिंदु जो आपके लिए व्यवहारिक बिंदु लेकर आ रहा हूं, कि आजकल आपके घर में अगर कपड़े धुलते हैं तो वो कपड़े आसानी से सूखते नहीं है। क्यों नहीं सूखते, जल्दी बताएंगे? सर धान रोपाई का टाइम आ गया। बिल्कुल आ गया है। जैसे जैसे पानी आ गया है तो किसान अपने निर्णय भी लेगा कि अब हमारे पास सिंचाई युक्त पानी भी है और कौन सी फसल जानी है। तो ये खरीफ का मौसम है, तो खरीफ के मौसम में धान लगेगा ही लगेगा, ठीक है। सर धूप नहीं है तब क्या जलवाष्प बनेगा? देखिए, जलवाष्प तो हर तापमान पे बनता है बच्चे, जल का वाष्प होना। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो सभी लोग जो मैंने आपको बात कही, क्या आप मानते हैं इस चीज को कि तापमान नीचे आने लगे हैं? आपके आसपास के मौसम में, माहौल में नमी बढ़ गई है। नमी बढ़ गई है, वो आपको वैसे भी पता चलता होगा, फिजिकली भी पता चलेगा। आप देखेंगे घरों की, इमारतों की दीवारें थोड़ी हल्की सीलन के साथ भी दिखने लगेंगी बाहर। और जो एक व्यवहारिक बात मैंने आपसे कही कि आपके यहां पर अगर कपड़े धुलते हैं तो वो कपड़े आसानी से सूखते नहीं हैं, क्योंकि वर्षा रहती है। अब सवाल ये आता है कि कौन सा सिद्धांत है कि वो कपड़े नहीं सूख रहे? तो कपड़े सूखने के लिए 2 चीजें चाहिए। एक तो जल जो उन कपड़ों में है, गीले कपड़ों में, वो वाष्पित होने के लिए उनको गर्म करना होगा, तो तापमान चाहिए। तो क्या वर्षा आ जाने के कारण, बादलों से ढक जाने के कारण, क्या आपके क्षेत्र का तापमान नीचे आ गया है? तो पहला कारण, उतनी गर्मी नहीं रही कि वो सारा का सारा वाष्पित हो जाए। सरल कारण है, मुश्किल तो नहीं है।
पहला कारण क्या है? जितनी ज्यादा गर्मी होगी उतना ज्यादा जल वाष्प में परिवर्तित होगा। आसान कारण, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा कारण यह है कि जल वाष्पित होकर जाता किधर है? जल जब कपड़े में है, पानी में, भीगे कपड़े में है, जब वो वाष्पित होकर जाता किधर है? सर वो जाता है वायु में। जलवायु में जो हमारी हवा है, जो एयर है, उसमें जाता है। अब हवा के पास भी, जो हमारे आसपास जो हवा है, जो एटमॉस्फेयर है, उसकी एक क्षमता है वाटर वेपर को ग्रहण करने की। ठीक है, जब वो क्षमता पहुंच जाती है, उससे ज्यादा वो पानी ग्रहण नहीं कर सकता, उस दशा को कहा जाता है संतृप्त वायुमंडल। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सैचुरेटेड एटमॉस्फेयर। तो आज क्योंकि इतनी ज्यादा नमी है, तो वायु में वैसे ही बहुत सारी नमी है, आपका गीले कपड़े का वाष्पित होकर उसको नमी देना वो वायु लेती नहीं। वायु कहती है भैया अब और वाष्पित ना करेंगे और ना तुमसे ग्रहण करेंगे, तो वो कपड़ा बहुत धीरे धीरे सूखता है। आशा है दो सरल मैंने आपको विचार दिए। पहला, तापमान उतना नहीं रहा जिससे वाष्पित हो जाए, और दूसरा, जो वो वाष्प बना वो भी तो कहीं जाएगा ना, कहीं छुपेगा, तो वो उस हवा में छुपता है, उस एयर में छुपता है, और उस एयर की अब कैपेसिटी आ गई। जो छात्र ये नहीं समझ पा रहे, तो मैं ये बताना चाहता हूं, क्लास के प्रारंभ में, क्लास के स्टार्ट में आपका जोश, आपकी रिसेप्टिविटी बहुत हाई होती है कि आज सर कुछ नया बताएंगे। तो उस समय आप क्या हैं? आप संतृप्त नहीं है, अनसैचुरेटेड है ना। लेकिन क्लास के जैसे ही कुछ 6, सवा 6 बजने लगते हैं, 7 होने लगता है, 7:30, सर बस आज के लिए बहुत हो गया, बहुत हो गया, बहुत हो गया। अब मेरे पास जो भी जानकारी उससे फर्क नहीं पड़ता। मेरे पास कोई रोचक जानकारी है, कोई किताब है, कोई टेस्ट है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्या चाहिए? अब और ग्रहण नहीं कर सकते। समझ में आया? तो उस समय आप संतृप्त हो जाते हैं। तो ठीक वही बात है कि वायुमंडल में इतनी ज्यादा नमी हो गई है कि वो और नमी ग्रहण नहीं कर पाता है। तो आपके गीले कपड़ों में नमी ही तो है जो बाहर निकलेगी, इसलिए नहीं हो रहा है। इसी सिद्धांत पर एक और विचार सोचिए। जब आप विषुवतीय रेखा के आसपास होते हैं, वहां पर आसानी से पसीना नहीं सूखता है। जब आप तटीय क्षेत्रों में होते हैं, जैसे बंबई, गोवा, चेन्नई के तटीय क्षेत्रों में, वहां पसीना आसानी से नहीं सूखता है, जबकि शुष्क दिल्ली और राजस्थान में उसी तापमान पे आसानी से पसीना सूख जाएगा। आशा है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए, तो बहुत बहुत अच्छा। अगर आप अपने वेदर रिपोर्ट्स बना रहे हैं और जो लोग उसको लिख रहे हैं, तो आपको निश्चित रूप से बदलाव नजर आ रहे होंगे। इन बदलावों का ध्यान रखिएगा। और जैसे जैसे हमारी वर्षा ऋतु खत्म होगी, तो हम फिर शीत ऋतु में जाएंगे, आप एक और बदलाव आता देखेंगे। और मंडे से हम वैसे भी इसको और पढ़ने वाले। अब अखिलेश कह रहे एयर में ह्यूमिडिटी के कारण। अखिलेश थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे बेटा, ऐसी अनजान बातें नहीं करेंगे। हवा में ह्यूमिडिटी कहां से आई? ह्यूमिडिटी है क्या? जलवाष्प है ना, जलवाष्प है। तो जब हमारे पास मानसूनी हवाएं आई, ये सागर से आ रही हैं ना, ये सागर से अपनी आर्द्रता ला रही हैं कि नहीं ला रही हैं? ऐसा तो हो नहीं सकता बेटा। अखिलेश, आपको ये नहीं पता कि आप जब झील किनारे होते हैं तो वहां आर्द्रता ज्यादा होती है, नदी के आसपास नमी ज्यादा होती है। जिन घरों में कूलर चलते हैं, कूलर में भी तो पानी ही डालते हैं ना हम बच्चों, पंखे की हवा के साथ उसमें वो आता है। तो आप ऐसा सवाल पूछेंगे अखिलेश, तो गड़बड़ हो जाएगी बेटा क्लास को पढ़ाने में कि सर नमी कहां से आ गई। अगर आप ये नहीं समझ पा रहे कि वायु में नमी आज मानसून से आ रही है, जलाशयों से आ रही है, तो बेटा गड़बड़ हो जाएगी, मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाले सवाल ना करें। तो मुझे उम्मीद थी कि आप अपना काम कर रहे हैं, आप अपनी तैयारी कर रहे हैं और वेदर रिपोर्ट बना रहे हैं। और अगर आप ये सोच नहीं रखते तो गड़बड़ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। क्लास का प्रारंभ करना चाहता हूं कुछ एक इंटरेस्टिंग चीज से। तो पहले ही प्रश्नों से प्रारंभ कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं भूसंचलन की। भूसंचलन मतलब अर्थ मूवमेंट। सो जो पृथ्वी की सतह है ये चलायमान है।
इसको भू संचलन कहा जाता है और ये चलायमान क्यों है, हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, चलायमान क्यों है उसकी बात करें। और यूपीएससी, कई छात्र मुझे लिखते हैं सर समझ आ रहा है लेकिन कॉन्फिडेंस थोड़ा कम है कि मैं लिख पाऊंगा कि नहीं। ठीक है, दिव्या यादव जी कह रही हैं भौतिक भूगोल में बस इतना ही है। दिव्या यादव जी प्लीज पहली क्लास अटेंड कर लीजिए ना, भौतिक भूगोल का मतलब समझ लीजिए, एनसीईआरटी की किताब देख लीजिए। क्या आपको लगता है केवल स्थल मंडल है? इन्हीं कारणों से फिर चैट को ना लिया जाता है, फिर आप लोग अपना एक अवसर खो देते हैं। अगर आपको भौतिक भूगोल नहीं पता है कि भौतिक भूगोल में स्थल मंडल, वायुमंडल, जैव मंडल और जल मंडल है, तो ये बड़ी गलत बात है। ठीक है, ऐसा मत करिए। तो आत्मविश्वास के लिए जो हम बात कर रहे हैं भू संचलन, तो ये आता कैसे? तो सरकम प्रशांत क्षेत्र की भू भौतिकीय विशेषताओं पर चर्चा करें। प्रश्न इस तरह का पूछेगा, सिलेबस में या शिक्षक क्या पढ़ाएगा? शिक्षक पढ़ाएगा भू संचलन, लेकिन एग्जामिनर क्या पूछेगा? उसका एक व्यवहारिक रूप पूछेगा कि ये जो भू संचलन से जो आप आसपास देखते हैं उस पर उत्तर दीजिए। आप हमें बताइए कि कपड़ा क्यों नहीं सूखता है बरसात के मौसम में? भले ही शिक्षक ने आपको संतृप्तता समझाई हो, बहुत सी चीजें समझाई हो, उसका व्यवहारिक पार्ट। दूसरा पार्ट, ये मेंटल प्लूम क्या होता है और इसकी भूमिका प्लेट टेक्टोनिक में बताइए। सो मेंटल में एक ऊर्ध्वाधर मैग्मा जो ऊपर को आता है उसको कहा जाता है मेंटल प्लूम। तो उन्होंने कहा कि इस सिद्धांत को बताइए कि ये क्या होता है और इसका प्लेट विवर्तनिकी में क्या रोल है। ठीक है, तो अब हम इस पर भी चर्चा करेंगे। और तीसरा प्रश्न जो भूकंप पर है, तो भूकंप संबंधित संकटों के लिए भारत की भेद्यता की विवेचना कीजिए। ये दोनों लेटेस्ट क्वेश्चन है, ये 2020 में है, ये 21 में। सो भेद्यता क्या होती है? वल्नरेबिलिटी, कितना भेद सकती है ये समस्या, कितनी बड़ी है, कितनी गंभीर है भारत के लिए। तो भूकंप कितना बड़ा संकट है। अब किताब क्या पढ़ाती है? भूकंप क्या होता है, भूकंप के प्रकार क्या होते हैं, भूकंप कहां कहां पर आता है, ठीक है, और भूकंप कैसे नापा जाता है। बच्चों किताब तो यही बताती है ना, किताब तो यही बताएगी, शिक्षक भी यही बताएगा। लेकिन यूपीएससी क्या कहती है? भूकंप को लेकर भारत की भेद्यता कितनी ज्यादा है, वल्नरेबिलिटी कितनी ज्यादा है, कितना बड़ा संकट है भूकंप भारत के लिए। अब यहां पर क्या होगा, किताब भी जुड़ेगी और क्लास में किताब के अलावा जो चर्चा होती है, जो कुछ लोग कहते हैं कि सर इधर उधर की बात कर रहे हैं, वो चर्चा जुड़ेगी। और तीसरी चीज जो जुड़ेगी, वो जुड़ेंगे आसपास के समसामयिक जो घटनाएं हुए पिछले 3 दशकों में भारत के विभिन्न भागों में भूकंप द्वारा उत्पन्न बड़ी आपदाओं के उदाहरण प्रमुख विशेषताओं के साथ दीजिए। तो आपको भुज में जो अर्थक्वेक आया था वो क्यों आया था उसकी बात करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद कोयना में एक बांध लगाया उसकी बात करनी पड़ेगी। यह भी बात करनी पड़ेगी कि वो हिमालय में भूस्खलन हो जाया करते हैं, तो ये हमें उदाहरण भी देने पड़ेंगे। तो आशा आपको समझ में आया होगा कि जब यूपीएससी प्रश्न पूछेगी, चाहे प्रारंभिक हो चाहे मुख्य परीक्षा हो, चाहे प्रारंभिक हो चाहे मुख्य परीक्षा हो, मेरा हमेशा मानना है कि जहां किताब और शिक्षक समाप्त करते हैं वहां से उत्तर लेखन शुरू होता है। शिक्षक आए, उन्होंने सारे सिद्धांत आपको बता दिए। अब सिद्धांत आपके दिमाग में है, व्यवहारिकता आपके दिमाग में है। अब आप उस प्रश्न को पढ़कर क्या उन सिद्धांतों को चिन्हित करके, यूज करके एक उत्तर लिख सकते हैं कि नहीं। ठीक है, अब उसमें जब छात्र ये पूछते हैं, सर ये नमी क्या होती है, सर आर्द्रता क्या होती है, सर क्या भौतिक भूगोल खत्म हो गया, तब शिक्षक कहता है यार ये बड़े सवाल कैसे करा दें इन्हें, है ना। तब आप हमारा उत्साह तोड़ देते हैं, तो वो मत करिए। सिर्फ एक सिंपल सा काम करना है। अगर आपने क्लास 11th की एनसीईआरटी देखी तो उसके कंटेंट पेज पे, विषय सूची पर आपको पता चल जाएगा इसके बाद जलवायु है। मैंने ही बोला कि इसके बाद बच्चों मंडे को, सोमवार को जलवायु शुरू करूंगा, उसके बाद भी कोई पूछ रहा है या पूछ रही है कि सर क्या खत्म हो गया। तो ऐसा ना करें। चलिए, तो आज इन सब का उत्तर हम कर लेंगे, इन सब पर एक नजर होगी। ये वाला जो भारत केंद्रित है ना बच्चों, ये भारत के भूगोल में कराऊंगा, इसके डिटेल्स अभी नहीं करवाऊंगा। मेंटल प्लूम पे चर्चा होगी, भूकंप पे चर्चा होगी, और निश्चित रूप से आप सुनामी भी जानना चाहते हैं वो भी बताऊंगा। और सरकम प्रशांत क्षेत्र के भूभौतिकीय विशेषताएं, ये तो लगभग हो चुका है, ये तो लगभग हो चुका है ना। वहां पे कौन सी अभिसरण की सीमाएं हैं, और उस पर हमने पूरा का पूरा एक टेबल बनाकर हमने देखा कि अभिसरण क्षेत्रों में क्या क्या जियो फिजिकल फिनोमिना है, वो शायद हो चुका है। ठीक है।
अभिनव सिंह, एक अजीब सा आप कुछ लिख रहे हैं, ये तो क्वेश्चन आपका कंप्लीट भी नहीं होता। आप बेकार में, मैं पढ़ता हूं आधे में फिर निराश हो जाता हूं, ना तो प्रश्न पूछ पा रहा है छात्र और बेकार में लिख रहा है, थोड़ी देर बाद बोलेगा कि मेरा पढ़ नहीं पाते हैं। तो मैं हटा रहा हूं, मैं इस पे नहीं देख रहा हूं, क्योंकि चैट को एक गलत उसका उपयोग किया जाता है तो उससे क्लास रुक जाती है। ठीक है, चलिए। भू संचलन में ज्वालामुखी पर हम लोग बात कर रहे थे, और ज्वालामुखी में हमने कहां तक बात कर ली थी? एक प्रक्रिया है जिस तरह से उसमें मैग्मा सृजित होता है जब चट्टानें पिघलती हैं। तो अब हम उससे जनित जो भू आकृति हैं उन पर बात कर रहे थे। ये प्रीलिम्स में इंपॉर्टेंट होती हैं और मुख्य परीक्षा में भी थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंस है, तो मैं आपको चाहूंगा कि वो चित्र भी कराए जाएं। ठीक है, वो चित्र भी कराए जाएं। तो एक ये चित्र अक्सर किताबों में आता है, और यहाँ बहुत से छात्र ऐसे हिंदी के बैठे हुए हैं तो उन्हें लगेगा कि सर ये अंग्रेजी में है तो इसे हिंदी में क्यों नहीं है? तो हिंदी में भी है बच्चों, हिंदी में भी ये आ जाएगा। बट बात यह है कि अंग्रेजी किताब में बड़े मानक रूप से इसका कारण भी दिया हुआ है। तो मैं चाहता हूं हिंदी और अंग्रेजी का भेद ना रखते हुए हम खुद से बना लें तो कैसा रहेगा? ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, ये आंत्रजनित इंट्रूसिव आंत्रभेदी भू आकृति है, ये इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स हम करने वाले। ठीक है, तो सभी लोग इसमें हम क्या करेंगे कई छात्र कह रहे हैं सर एनसीईआरटी भी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो हम एक चित्र बनाने की कोशिश करेंगे। कितने लोग बनाना चाहेंगे मेरे साथ? प्लीज ट्राई करेंगे, देखते हैं। तो हमारे पास चट्टानें हैं, मैंने कई बार बनाई हैं वो चट्टानें, और चट्टानें इस तरह थी, लेकिन इन पर दबाव आ जाने के कारण तो ये जो चट्टानें हैं ना, ये इस तरह मोड़ ले लेती हैं, मोड़दार चट्टानें। तो हमारे पास क्या है? मोड़दार चट्टानें हैं, और नीचे से मैग्मा आ रहा है, और ये मैग्मा आकर इन चट्टानों के नीचे एकत्रित हो गया है। बना रहे हैं सभी लोग? जल्दी से बनाते जाइए, आप भी बनाते जाएंगे और समझते भी जाएंगे। चित्र है, 3 डायमेंशनल चित्र बना रहा हूं, आपको भी समझ आएगा। ठीक है, अब ये मैग्मा यहां पर आकर एक बहुत बड़ा कुंड बन चुका है, अ पूल ऑफ मैग्मा। इस पूल ऑफ मैग्मा का नाम होता है बच्चों, इसको क्या कहते हैं? बैथोलिथ। पूल ऑफ मैग्मा सभी को समझ में आया? अब ये सारी की सारी चट्टानें हैं, और या तो मैग्मा इसमें ठोस हो चुका है और गर्म है, तो उसके बावजूद भी ऊपर की चट्टानों को जो है पिघाल नहीं पा रहा। लेकिन अगर इनमें कोई गैप निकला, अगर कोई भी दरार हुई, तो क्या वो मैग्मा ऊपर की ओर उठ जाएगा कि नहीं उठ जाएगा बच्चों? उठ जाएगा, ये उठ गया अगर इसको रास्ता मिल गया तो। सो क्या हम कह सकते हैं बैथोलिथ भंडार है? बैथोलिथ भंडार है किसका? मैग्मा का। ठीक है, बैथोलिथ भंडार है मैग्मा का। अब ये मैग्मा यूं आता है, और ये अगर ये सिलिका वाला मैग्मा हुआ, तो निश्चित रूप से ये ठोस होता जाएगा बच्चों, और एक वोल्केनिक पीक बना देगा। वोल्केनो बना दिया कि नहीं बना दिया? ठीक है, अब इस कोन को हम क्या कहते हैं? वोल्केनिक पीक या शंकु कहते हैं। कोन, ये क्या है? कोन। और अगर एक ही इस तरह का बीच में पाइप हो, इसको पाइप हम कहते हैं, वेंट कहते हैं, इसको बीच में वेंट कहते हैं। कभी कभी क्या होता है, और अगर उसको मौका मिला दरार, तो इधर से भी निकल जाता है। ये क्या है? ये सब्सिडरी वेंट है। वेंट मतलब बीच का जो छिद्र है वो ये। सभी लोग क्लियर? तो ये वेंट हो गए, और छोटे छोटे और शंकु हो गए। यहां पर भी छोटा सा हो सकता है इस तरह का। तो ये एक कंपोजिट वोल्केनो होता है जो आपको पृथ्वी की सतह पर दिख सकता है। सभी लोग मेरे साथ?
अब इसमें यह भी तो हो सकता था, यह भी तो हो सकता था कि कुछ मैग्मा हो सकता है बहुत ही तरल हो। तरल मैग्मा क्या करेगा बच्चों? वो आकर फैल जाएगा, जैसे हमारे ढक्कन के पठार में फैला। तो जो ये चीजें हैं ये बाहर निकल रही हैं, ये क्या बना रहे हैं? ये एक पठार बना रहा है। किसका पठार बना है? मैग्मा का पठार, या शील्ड हमने कह दिया, शील्ड या पठार। संभव है, संभव है। यहां पर मैग्मा आया और चट्टानों से बाहर तो नहीं निकल पा रहा है, लेकिन यहीं तक पहुंचकर दबाव दे रहा है। तो क्या मैं कह सकता हूं यहां की चट्टान पे थोड़ा सा एक गुंबदाकार सा एक डोम बन जाएगा, उभार आ जाएगा ना, उभार। तो ज्वालामुखी सतह पर क्या कर सकता है? एक तरह के शंकु पैदा कर सकता है, शंकु पैदा कर सकता है, शील्ड बना सकता है, या फिर केवल उभार पैदा कर सकता है। तो ये उभार आ गया, ठीक है। ये निकला नहीं बाहर, लेकिन इसने यहां की चट्टानों को इस तरह धकेला, तो यहां पर एक उभार बन गया। सभी लोग क्लियर? तो अक्सर स्थल आकृतियों में भूमि पर हम लोग इस तरह की स्थल आकृति देखते हैं। सभी लोग क्लियर हैं? यहां क्लियर? अब ये तो बाहर निकल आए, ये क्या है? एक्सट्रूसिव। ये हमें बाहर दिखाई देते हैं। तो बाहर क्या निकल गया? वोल्केनिक माउंटेन पीक, वोल्केनिक माउंटेन पीक निकल आई, पठार निकल आया, इस तरह का एक गुंबद निकल गई, उभार निकल आया। लेकिन कई बार क्या होते हैं, चीजें अंदर ही फंसी रह जाती हैं, अंदर ही फंसी रह जाती हैं। और अगर वो फंसी हुई इस तरह से है, ऑलमोस्ट क्या है, वर्टिकल, ऊर्ध्वाधर ऐसे खड़ी हुई है, इसका एक नाम है। और अगर हॉरिजॉन्टल है तो इसका एक नाम है। आप सभी लोगों ने सुना होगा, इसको कहते हैं सिल, हिंदी में भी सिल कहेंगे और अंग्रेजी में डाइक कहते हैं, उसमें भी डाइक कहेंगे। डाइक एक तरह की खड़ी दीवार है और जो क्षैतिजिक है वो सिल है। समझ में आया? ये क्या है? ये यहां पर हो सकता है कुछ इस तरह की दरारें थी जिनमें मैग्मा जाकर बैठ गया। सभी लोग क्लियर हैं? सभी लोग क्लियर हैं? अब यहां मैग्मा जा रहा था, यहां मैग्मा जा रहा था और इसमें जाकर अटक गया। यहां पर ये गुंबदाकार बन गया, यहां पर भी बन रहा है ना बच्चों गुंबदाकार। इस तरह का मैग्मा गुंबदाकार आकृति में फंसा हुआ है। इसको क्या कहते हैं बच्चों? इसको कहते हैं लैकोलिथ। लैकोलिथ। लिथ का मतलब अंग्रेजी में बताना चाह रहा हूं चट्टान होता है। बैकोलिथ, बैथोलिथ, बाथ बड़ा वाला कुंड बैथोलिथ कहलाता है। इस तरह के फंसे हुए पुंज, गुंबदाकार पुंज क्या कहलाते हैं? ये लैकोलिथ कहलाते हैं। सभी लोग को समझ में आ गया? इसमें कोई डाउट? ठीक है, अच्छा। अब यहां पर कई बार क्या होता है, इस मैग्मा को यहां दिखाई दिया और ये यहां पर एकत्रित हो गया, एक तश्तरी की तरह। ठीक है, इस तरह यहां पर इकट्ठा हो रहा है। तो क्या मैं कह सकता हूं जैसे ये ऊपर की तरफ गुंबदाकार था, ये नीचे की तरफ एक तश्तरी है, नीचे की तरफ तश्तरी हो सकती है। ऊपर की तरफ गुंबद, नीचे की तरफ तश्तरी। ऊपर वाली को कहा लैकोलिथ, इसको क्या कहेंगे बच्चों? इसको कहते हैं लोपोलिथ। लोपोलिथ, ठीक है। लैकोलिथ, लोपोलिथ, सिल, डाइक, ये सब क्या है? आंतरभेदी हैं, ये अंदर हैं। ये कब निकलेंगे? जब इनके ऊपर की चट्टानों को अनाच्छादित कर दिया जाएगा, उनका डेन्यूडेशन हो जाएगा, उनका इरोजन हो जाएगा, तब जाकर ये बाहर दिखेंगे। लेकिन ये अंदर है। जिस तरह से हमारे शरीर में केवल बाहर तो केवल चमड़ी दिखाई देती है, लेकिन अंदर एक हड्डियों का ढांचा है, उसी तरह से सतह पर तो यही दिखाई देता है, लेकिन अंदर ये ढांचा छुपा रहता है। इस पर अक्सर प्रश्न आते हैं। सभी लोग क्लियर हैं? ठीक है, यहां तक क्लियर? इतना भर कर लेंगे बहुत। अब होता क्या है कि अक्सर
अक्सर हम लोग क्या करते हैं अक्सर हम इसको केवल वीडियो पर देख लेते हैं या किसी से सुन लेते हैं। आज आपने बना लिया है, अब ये स्मृति में रहेगा ही रहेगा। जिस तरह से हम मैप बनाया करते थे ये आपके साथ है। अब इसमें हम स्थल आकृतीय चीजों को समझ सकते हैं। समझ में आ गया? अब मैं आपको वापस लाना चाहता हूं। हिंदी अंग्रेजी अब मायने रखती है। हिंदी अंग्रेजी क्योंकि आपने अपने हाथ से बना लिया। नीचे जो कुंड है उसे बैथोलिथ कहते हैं। बैथोलिथ से ये एक नली निकल कर आई, इसे क्या कहा? इसे कहा पाइप या डक्ट कह दिया। इसके मुंह को क्या कहते हैं बच्चों? जल्दी से बताइए, इसके मुंह को क्या कहते हैं? इसके मुंह को क्या कहते हैं? क्रेटर। क्रेटर सुना है आपने? क्रेटर, क्रेटर से ये निकल रहा है, ठीक है। तो जो सीधा मैग्मा है उसे क्या कहेंगे? अरे हर चीज को कुछ कहना है क्या? इस तरह से जा रहा है, ये पाइप है, इसको पाइप या डक्ट या वेंट कहते हैं। वेंट, पाइप या डक्ट कहते हैं। तो इस पाइप में से ये चला आ रहा है और यहां इसको मौका मिला, निकल आया। यहां भी एक बाईपास मिला तो ये क्या हो गए? यहां भी छोटा सा वोल्केनो पर एक छोटा सा नन्ना मुन्ना वोल्केनो हो गया, ठीक है। सभी लोग क्लियर? आ गया? बनाते हैं तो आ जाता है। अब ये क्या हुआ? ये इस तरह से निकलकर यहीं फैल गया तो क्या बन गया बच्चों? पठार बन गया, लावा का पठार। क्यों? क्योंकि ये इस तरह का मैग्मा होगा जो आसानी से बह सके, ठीक है। अब ये लगभग ऐसे क्षैतिजिक हैं। जो क्षैतिजिक होंगे वो क्या कहलाएंगे? सिल। और जो ऐसे वर्टिकल होंगे, वर्टिकल ये कहलाएंगे डाइक। डाइक। सर ये तो वर्टिकल नहीं, तो 45 डिग्री के कोण पर है, तो लगभग ऐसे से 45 ये डाइक है, और अगर नीचे की तरफ लेटा हुआ है वो सिल है, ठीक है। और इस तरह का तश्तरी नुमा सॉसर है, और वो कहां गया? छतरी नुमा। ये क्या है? ये लैकोलिथ है, ठीक है। अच्छा, आप सब ने देखा है कुछ लोग कांटेक्ट लेंस लगाते हैं, चश्मे की जगह कांटेक्ट लेंस लगाते हैं, अपने उंगली पर रखते हैं लेंस को और आंख में बिठा लेते हैं। देखा आपने कुछ लोगों को? अगर कभी देखा हो, फिल्मों में देखा हो, है ना, लेंस। तो लेंस कैसा होता है? कभी आपने देखा हो? मुझे नहीं पता कितने लोगों ने कभी यूज किया है। मैंने यूज करते देखा है, लोगों को यूज करते देखा है। तो वो इस तरह का होता है, ऐसा लगता है बड़ा लचीला सा, मुझे लगता है ऐसे रबड़ टाइप का वो होता है। और इसको उंगली पर रखते हैं, अपनी आंख खोलकर उसी पर बिठा देते हैं। ऐसा देखा है आपने लेंस? सर फिल्मों में देखा है, कई बार आपने देखा होगा कि कोई अपनी आंखों का रंग बदलने के लिए इस तरह का कुछ कर रहा है। लेंस सभी ने देखा है। तो हमारी पृथ्वी पर जो चट्टानें हैं ना बच्चों, जो चट्टानें हैं, हमारी पृथ्वी चट्टानों से बनी हुई है। तो उसमें क्या होता है बच्चों कि चट्टानों पर जब दबाव पड़ता है, इन पर जब दबाव पड़ता है तो ये चट्टानें मुड़ जाती हैं। मुड़ गई, ये दबाव पड़ा तो ये मुड़ गई। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? अभी तो मैं सिर्फ बना के दिखा रहा हूं। ये मुड़ गई तो अब इसमें एक लहर आ गई। ये ऊपर का क्षेत्र है और ये धंसा हुआ क्षेत्र है। ऊपर का क्षेत्र क्या कहलाता है? एंटीक्लाइन, अपनति, ठीक है। और ये जो धंसा हुआ क्षेत्र है, जो खाई है, ये क्या कहलाती है? सिनक्लाइन, अभिनति। अभिनति या इसे सन्नति भी कहते हैं, ठीक है। अगर इसमें मैग्मा आकर फंस गया, थोड़ा सा मैग्मा इस तरह से आकर फंस गया, तो क्या आप देख पा रहे हैं? लेंस, उल्टा लेंस, इधर एक लेंस है, इधर एक लेंस है। तो लेंस की आकृति वाले को क्या कहते हैं बच्चों? फैकोलिथ। ये अक्सर कहां पाए जाते हैं?
इस तरह के मोड़ के ऊपर या नीचे। सभी लोग क्लियर? सर लेंस नीला नीला, पता नहीं क्या कह रहे हैं, लेंस तो कोई भी रंग का हो सकता है, बहुत से लोग अपनी आंखों में आजकल रंग भी फैशन की तरह पहनते हैं। सभी लोग को समझ में आया? तो कुछ लोग कह रहे थे सर फैकोलिथ समझ में नहीं आया। यास्मीन कह रही है सर मैंने लेंस यूज किया। तो जिन्होंने भी लेंस यूज किया होगा सभी लोगों को समझ में आ गया। तो फैकोलिथ कहां होने की संभावना है बच्चे? यहां एक पतला सा हो सकता है, यहां एक पतला सा हो सकता है, यहां पतला सा हो सकता है कि नहीं हो सकता? सभी लोग को समझ में आ गया? फैकोलिथ भी कुछ लोग ऐसे जान दे रहे थे सर फैकोलिथ समझा दीजिए। लेंस आकृति का, लेंस शेप, पतला सा, मोड़दार, एक चाप जैसा। प्रशांत अवस्थी जी पूछ रहे हैं, बाकी लोग बताइएगा हाँ या ना। ये कह रहे हैं कि जो लैंड फॉर्म्स जो हैं, जो हमारी स्थल आकृति हैं, इनका इवोल्यूशन, इनकी उत्पत्ति क्या ये वायुमंडल चैप्टर में होगी? तो क्या आपको लगता है कि लैंड फॉर्म्स जो हैं वो वायुमंडल चैप्टर में होने चाहिए? क्या बच्चों लैंड फॉर्म्स वायुमंडल चैप्टर में होने चाहिए? हाँ या ना? सवाल तो ऐसे ही पूछ लेते हैं ये लोग कि सर क्या लैंडफॉर्म्स की उत्पत्ति क्या वायुमंडल के चैप्टर में होनी चाहिए? अरे नहीं होनी चाहिए भाई, जब स्थल मंडल है स्थल मंडल में तो होगा। अभी कहना क्या चाहता है, साधारण सी बात है, इनको ये कहना है कि सर स्थल आकृति की उत्पत्ति अभी रह गई है वो कराइए, लेकिन सीधा तो बोलना नहीं है ना। ये मास्टर जी को जरा हम बताएं कि ये तो एटमॉस्फेयर कर रहे हैं, तो क्या एटमॉस्फेयर में कराइएगा? ना ना, हम तो जो है उसको हाइड्रोस्फीयर में कराएंगे। ठीक है, कुछ कर नहीं सकते भाई, कुछ नहीं कर सकते। चैट वाले जो है ना हमारे बच्चे, लास्ट पेज है मेरे पास, लास्ट पेज पे चलता हूं। मतलब कोई बात सीधी कहनी हो, जो आपको चाहिए वो ना कह के भाई साहब दुनिया का सब बता देगा। चचा सर क्या एटमॉस्फेयर में पृथ्वी की उत्पत्ति कराएंगे? सुनो भाई, हम भी तो छात्र रहे हैं, हमें भी तो समझ में आता है, सवाल घुमा के काहे पूछ रहे हो भाई? अब देख लो। तो पहली बात, जितने भी नन्हे मुन्ने मासूम मेमने घूम रहे हैं उनके लिए किताब है ये, सचित्र किताब। ठीक है, किताब का शीर्षक ये भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। इसके बाद भी सर नहीं मिला तो भाई काहे आईएएस बनना है, फिल्म सिनेमा ट्राई करो। जब आदि पुरुष वाले हीरो बना सकते तुम भी बन सकते हो, छोड़ो। लेकिन जो सीरियस है वो ये करेगा। अब आते हैं कौन से चैप्टर। सर अगर चैप्टर भी बता देंगे तो मेरा जोश बढ़ जाएगा। ये होमवर्क है बच्चे, वीकेंड का, इसीलिए क्लास रोक के बता रहा हूं। क्लास रोक के बता, जब आप ऐसे गोलमोल सवाल पूछने लगते हैं तो हमें भी समझ में आता है कि यार अपने शिक्षक को भी आप पर विश्वास होना चाहिए कि भाई आप ये तो मानिए कि मैं आपकी तरफ हूं। सर क्या वायु में पढ़ाइएगा उत्पत्ति? क्या पूछ रहा है यार। तो बच्चों चैप्टर आ गए। क्या चैप्टर आ गए? भूगोल एक विषय के रूप में ये दुनिया का सबसे बोरिंग चैप्टर है। इस चैप्टर को इस किताब में पहला चैप्टर बनाने की वजह से लोगों को भूगोल से नफरत हो गई है। वो यहीं पर कुंभकर्ण की निद्रा में सो जाते हैं। तो इस चैप्टर को मजे मजे में पढ़िएगा। अगर बोर हो रहे हैं तो छोड़ दीजिएगा, कोई नुकसान नहीं हो रहा, कोई तृतीय विश्व युद्ध नहीं होगा अगर ये छोड़ दिया तो। ये बकवास चैप्टर है, इसमें उन्होंने खूब मजे से लिखा है, भूगोल ऐसा, भूगोल वैसा, भूगोल ऐसा, बहुत ज्यादा थ्योरी की है, आपका एकदम निचोड़ निकल जाएगा। लेकिन ये किस लिए पढ़ना होता है? अगर आपको मानव भूगोल समझना है, भौतिक भूगोल समझना है, भूगोल की शाखाएं समझनी है, भूगोल आपका वैकल्पिक विषय है, भूगोल की भाषा चाहिए, अच्छा चैप्टर है। ठीक है, लेकिन वैसे कोई खास यूजफुल नहीं। पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास क्या मैंने आपके साथ कर लिया? इसकी भाषा अगर कठिन होगी अब आप समझेंगे, गारंटी है। पृथ्वी का आंतरिक संरचना क्या ये मैं पूरा करवा चुका हूं, बिल्कुल करिएगा, विदाउट डाउट करिएगा। और महासागरों और महाद्वीपों का वितरण, वैगनर से कहानी शुरू होगी, हेस पे जाएगी, प्लेट विवर्तनिकी पे आएगी, सब कुछ आ जाएगा, ये सारा करवा चुका हूं। अब किसी भी छात्र को ऐसा लग रहा हो कि सर मेरा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, बेटा ये किताब है और क्लास के साथ कर लो, जहां अटके उस क्लास को रिपीट कर देना। 1.5x पे देखो, कोई टेंशन नहीं। मैंने कहा ये किताब मेरे साथ कर लीजिए। निश्चित रूप से इसकी भाषा भी कठिन है, आपको कई बार ऐसा लगता हो यार ये समझ में नहीं आ रहा, क्लास तो समझ में आ रही। इस
चैप्टर के बाद में प्रश्न भी होते हैं, इस चैप्टर के बाद प्रश्न भी होते हैं, उन प्रश्नों को भी करिए, वस्तुनिष्ठ भी करिए और हमारे व्यक्तिनिष्ठ भी करिए, दोनों के दोनों करने हैं। एमसीक्यू भी करो और वो करो, बिल्कुल कॉन्फिडेंस आएगा, गारंटी दे रहा हूं। ठीक है, इसके बाद आते हैं भू आकृति। भू आकृति में 2 चैप्टर है, 5 और 6। तो इसलिए किताब लेकर आया हूं और ध्यान से बता रहा हूं कि पूरे दायित्व के साथ बता रहा हूं बच्चों। 6 नंबर चैप्टर जीएस के छात्रों को नहीं करना। क्लियर? अगर आपका भूगोल वैकल्पिक विषय है तभी 6 नंबर चैप्टर करेंगे, इसलिए स्क्रीन पे 5 पे काट दिया मैंने। यह भौतिक भूगोल का स्थल मंडल इकाई है बच्चों। इसके बाद वायुमंडल आएगा, फिर जलमंडल आएगा, फिर जैव मंडल आएगा। समझ में आ गया? तो यहां पर 5वां करना है भू आकृतिक प्रक्रियाएं। उत्पत्ति नहीं करनी, उत्पत्ति नहीं करनी। उत्पत्ति में बताएगा कि ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स क्या होते हैं, डेजर्ट के लैंडफॉर्म्स क्या होते हैं, रिवर के लैंडफॉर्म्स क्या होते हैं, वो सारे हैं, वो भूगोल वैकल्पिक विषय के लिए। तो ये जो किसी छात्र ने कहा सर वो उत्पत्ति कब कराइएगा, इतना मासूम ना बनो, मैं भी पढ़ा लिखा हूं, तुम भी पढ़े लिखे हो, जो पूछना है सीधी बात करो यार, इधर उधर की घुमा के नहीं करो। ठीक है, वो जो उत्पत्ति है हर एक जलवायु की, आर्द्र जलवायु की, मतलब नदियों द्वारा क्या होता है, पवन द्वारा क्या होता है, हिम द्वारा क्या होता है, वो जीएस वालों के लिए नहीं। चैप्टर 6 हटा दीजिएगा, चिंता मत करिए, उसमें तकनीकी भाषा भी है। लेकिन अगर आपका वैकल्पिक भूगोल है तो भाई चैप्टर 6 पढ़ना पड़ जाएगा। ठीक है, हाँ ये जरूर है, ये मुझे करानी है भू आकृतिक प्रक्रियाएं। तो बच्चों मैं क्या कर रहा हूं आज मेरा शीर्षक क्या है? भू संचलन। भू संचलन, उसका मतलब ही प्रक्रियाएं अभी करवाने वाला हूं। ठीक है, वीकेंड पे हो जाएगा, गारंटी है, ये हो जाएगा। जितने भी छात्रों को लग रहा है यार क्लास तो सब कर लेते हैं, समझ सब आता है, शिक्षक के साथ काफी रुचिकर भी लगता है, लेकिन आत्मविश्वास नहीं आता, ये नहीं करते हम। अभी आपने एक चित्र बनाया ना, वो अंदर जितने भी फैकोलिथ, बैथोलिथ, लोपोलिथ और क्या था, सिल, डाइक, ये सारे अब आपके हो जाएंगे। तो इसीलिए आप सबसे अनुरोध है जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए। बहुत से छात्र ऐसे कहते हैं सर हम कौन सी किताब पढ़ें? आदर्श किताब, भूगोल के लिए तो आदर्श है भाई। मैं बहुत खुश हूं एनसीईआरटी से, इतनी मानक किताब लिख दी, बहुत मजेदार किताब है। लेकिन समस्या क्या है, इस किताब के पेज नंबर शायद 121 या 122 पेज है, अंत में शब्दावली दी हुई है, आसान शब्द नहीं है। प्लीज, खासकर हिंदी आपकी मातृभाषा है, आप हिंदी से देना चाहते हैं, ये कर लीजिएगा। सर मैं इंग्लिश माध्यम का हूं, सर मैं आपसे इंग्लिश में चाहता हूं, तो बेटा ठीक यही किताब इंग्लिश में पढ़ लेना, उसके आखिर में ग्लॉसरी है, जरूर पढ़ना है। किसी भी छात्र को ग्लॉसरी में कोई दिक्कत हो रही हो क्लास में पूछ लेना, वो मेरा काम, मैं बता दूंगा। बट इतनी शब्दावली होनी चाहिए, चाहे हिंदी में तो हिंदी वाले बच्चों के पास, इंग्लिश में तो इंग्लिश वाले बच्चों के साथ। क्या क्लियर है स्थल मंडल? सभी लोग क्लियर? किताब भी बता दी, क्लासेस हो ही रही हैं, प्रश्न भी ले रहा हूं, मुख्य परीक्षा के भी ले रहा हूं, प्रीलिम्स के भी ले रहा हूं, क्लियर है? सर जी प्रीलिम्स में उससे क्वेश्चन नहीं आएगा, मनीष जी कह रहे हैं। मनीष जी मुझे नहीं पता आपने एग्जाम दिया कि नहीं दिया, इस बार भी 2022 में इससे क्वेश्चन आया। ठीक है, तो आपने एग्जाम दिया नहीं जी, आप मतलब क्या ही मजाक कर रहे हो सर, इसमें प्रीलिम्स में नहीं आएगा, तुम क्या कुंडली वुंडली देख कर आए? ज्योतिषी ने बताया तुम्हें? 2022 में तो आया था, इसी से आया था भाई। ठीक है, इसी किताब से आया था। ये वो वाले हैं जिन्होंने किताब पढ़ी नहीं है, चाय और समोसा कर रहे थे, चाय वाले ने बोला क्या यूपीएससी तैयारी कर रहे हो, एनसीईआरटी पढ़ते हो? आजकल एनसीईआरटी नहीं पूछता है आपका, एक तो चाय का कप गिरने वाला था, बताओ इसको भी पता है यार। और वो आप देख रहे हो 10 साल से वो बैठ के वहीं पर जो बकैती कर रहा है, चाय बना रहे लड़कों के साथ, उसे सब पता चल गया पुरानी एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है कि नई एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है। वैकल्पिक भी चाय वाला बता सकता है आपको कि कौन सा बढ़िया रहेगा। तो एक चचा यहां फरमाए कि सर ये नहीं आता है। ठीक है, तो बहुत ही क्लियर है, ये किताब से आया है, इस वर्ष भी आया, आगे भी आता रहेगा, क्योंकि तो सिद्धांत है ना बच्चों। यहां क्या लिखा हुआ सिद्धांत, आप बताइए तो सही। सिद्धांत की किताब से नहीं आएगा तो और किससे आएगा भाई? सिद्धांत की किताब से नहीं आएगा तो और किससे आएगा? तो बच्चों ये क्लास मैंने 5-7 मिनट के लिए रोकी, ये बहुत अहम अनाउंसमेंट है। क्या मैं उम्मीद कर सकता हूं सैटरडे और संडे को हो जाएगा? ठीक है, चाय वाले और कुंडली वाले से पढ़कर आईएएस कोई नहीं बन रहा है, तो चाय वाला छोड़ दो। अब हम आते हैं इस पर, ये जो 5वां है ना, भू आकृतिक प्रक्रियाएं। भू आकृतिक प्रक्रियाएं, तो बच्चों मैं आपको एक टेबल देना चाहता हूं, बनाएंगे सभी लोग?
और आप देखते हैं कि मेरा हमेशा ये मानना है कि जब हम कुछ अपने हाथ से करते हैं तभी जाकर उसका कुछ हमें निचोड़ मिलता है। ठीक है, तो एक फ्रेश पेज ले लेंगे और इस पेज को घुमा भी लेंगे। कोई पेज नहीं है आज मेरे पास, इधर कॉपी कहाँ गई? यह है तो पेज, हाँ जी ऐसा पेज है, इसे घुमा लीजिए। ठीक है, ऊपर लिखेंगे भू संचलन, सभी लोग लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। भू संचलन, पूरा का पूरा स्थल आकृति की प्रक्रियाएं इसी में कैद हो जाएंगी, सब खत्म हो जाएगा इसी में। इसको क्या कहते हैं? भू संचलन को अर्थ मूवमेंट्स, अर्थ मूवमेंट्स। जो पृथ्वी जो चलायमान है इसमें कैसे कैसे मूवमेंट्स हो रहे हैं उसको हम करने वाले। ठीक है, तो कुछ मूवमेंट्स ना पृथ्वी पर बहुत ही स्लो हैं, बहुत धीमी गति के हैं, धीमी गति। बहुत ज्यादा धीमी गति के हैं, तो क्या मैं इनको कह सकता हूं दीर्घकालिक संचलन? जल्दी से बताइए कौन मुझे उदाहरण देगा? दीर्घकालिक पृथ्वी पर जो मूवमेंट्स हैं बहुत धीरे धीरे हो रही हैं, वो कौन सी है? जल्दी से बताइए, कोई बता सकता है मुझे? सर जी छठी भी पढ़ा लिया है कल का, बट बहुत समझ में नहीं आया। धर्मचंद जी देखिए, आप कौन सी किताब पढ़ रहे हैं उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं। मैंने जो आपसे कहा कि पिछली क्लासेस के साथ क्लास 11th पढ़ लीजिए, वो प्लीज पढ़िए। वो आप पढ़ेंगे नहीं, अपने मन से जो किताब है वो पढ़ते रहेंगे और बोल रहे हैं सर वो समझ भी नहीं आया, कोई मतलब नहीं है उसका। देखो बच्चों, इतनी सारी बातें कर रहे हो, प्लेटों का टकराना, ये वो, हिमालय का निर्माण क्या आपको पता चला है? हिमालय का निर्माण धीरे हुआ कि नहीं? आप व्यवहारिक नहीं होते, सब प्लेट टेक्टोनिक, बिल्कुल सही उत्तर है। बट अपने आसपास तो देखिए, हिमालय का निर्माण धीरे है ना, धीरे हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बहुत धीरे। भारत जो कि गोंडवाना का हिस्सा था, धीरे धीरे जाकर अंगारा से टकरा गया। हुआ? धीरे हुआ होगा कि नहीं होगा? ये धीरे धीरे हुआ, तो कुछ धीरे धीरे। एक पर्वत का निर्माण, पर्वत ऐसे उठता है, बहुत धीरे उठता है, करोड़ों सालों में उठता है और तब जाकर वो बनता है। या फिर एक प्लेट 10-11 सेंटीमीटर प्रति ईयर पे चल रही है, जैसे भारत की प्लेट थी, बहुत धीरे चलती है, तो इनको क्या कहेंगे? बहुत बहुत धीरे वाले। लेकिन एक और संचलन हो सकता है जिसको हम कहेंगे आकस्मिक संचलन। कोई मुझे उदाहरण देगा? आकस्मिक संचलन का क्या उदाहरण है? जल्दी से बताइए, कोई देगा? सडनली हो गया, सडनली, रातों रात, क्या हो सकता है? सर ज्वालामुखी फट सकता है, बिल्कुल सही, ये आकस्मिक है। अच्छा, जो इंग्लिश में लिखना चाहते हैं आप सडन लिख लीजिए, सडन मूवमेंट। आप भी टेबल बनाइए और इसमें आप क्या लिखेंगे? वोल्केनो। और क्या मैं भूस्खलन जो कि भूकंप से आता है, क्या मैं भूकंप लिख सकता हूं बच्चों? अर्थक्वेक, क्या हिंदी वाले से भूकंप लिख लेंगे? आकस्मिक में कोई चिंता? आकस्मिक ज्वालामुखी हम पढ़ चुके, ज्वालामुखी हम पढ़ चुके, अचानक उसका उद्गार हो सकता है, उसमें से फट सकता है। और अर्थक्वेक भी, अर्थक्वेक में हमने प्लेट टेक्टोनिक्स में देख लिया किस तरह से हो सकता है। ठीक है, अब हम आते हैं, ये जो स्लो मूवमेंट्स हैं इनको क्या कहेंगे? स्लो मूवमेंट्स। पृथ्वी की सतह ऐसी समान है, समतल है, लेकिन समय के साथ कहीं पर उभार आ गया है और कहीं पर गर्त हो गया। ऐसा हुआ या नहीं हुआ? ऊपर नीचे हो गया। तो कोई ऐसा बल होगा जो चीजों को ऊपर धकेल रहा है या नीचे ले जा रहा है, तो ऐसे बल को हम क्या कहेंगे? ऊर्ध्वाधर संचलन, वर्टिकल मोशन या मूवमेंट। संभव है, बिल्कुल संभव है। अच्छा, लेकिन
श्रीमान वेगनर ने जब अपने सिद्धांत दे रहे थे, उन्होंने कहा कि महाद्वीप तो टहल रहे हैं, इस तरह से वो काटते हुए निकल रहे हैं, ऐसी कोई बात की थी? तो वो तो ऊपर की बात नहीं कर रहे थे, वो तो हॉरिजॉन्टल मूव कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? तो क्या हमारे पास एक क्षैतिजिक संचरण भी आएगा? इसको क्या कहूंगा मैं? हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। अंग्रेजी वाले हॉरिजॉन्टल लिख लेंगे। ऊर्ध्वाधर कैसा हो सकता है सर? एक जो ऊपर जा रहा हो, एक नीचे आ रहा हो। अपनतिक, अपवर्ड और डाउनवर्ड। एक ऊपर जा रहा है, एक नीचे आ रहा है। अभी इस टेबल को हम विश्व में देखेंगे कहीं पर। यहां तक क्लियर? इसमें मैं कुछ शब्द लिखना चाहता हूं, बहुत विशेष शब्द हैं जो अभी आपको समझ में आएंगे। इसमें हो रहा है उत्थान या निर्गमन। अब हिंदी माध्यम के लिए ये वाले शब्द आपकी वोकैबुलरी में होने चाहिए, इसलिए मैं डाल रहा हूं। उत्थान, उत्थान किसका होता है? भूमि का होता है, लैंड। ये किसका होता है? लैंड का होता है। लैंड जब ऊपर उठता है ना, उसको उत्थान कहते हैं। अंग्रेजी में जो बच्चे लिखना चाहते हैं, अपलिफ्टमेंट। और अगर सागर के नीचे जो भूमि है, जो सागर का तल है, सबमर्ज्ड लैंड, अगर हम ये कहें ओशन बॉटम, इसका निर्गमन होता है। निर्गमन का मतलब बच्चों इमरजेंस। ठीक है? उत्थान, निर्गमन, यहां तक क्लियर? मैं स्क्रीन से हट गया हूं, दिखाई दे रहा है सबको? यहां पर क्या होता है? यहां पर होता है धसान या निमज्जन। अभी सब समझाऊंगा, पहले फ्लोचार्ट बना लीजिए, आपके लिए भी कंफर्टेबल हो जाएगा। धसान के लिए शब्द है सब्सिडेंस, और निमज्जन के लिए शब्द है हमारा जो सागर का तल है, अगर वो और नीचे चला गया तो उसको सबमर्जेंस कहते हैं। अब हम हॉरिजॉन्टल पे जाने वाले, ये कर लीजिए, फिर हॉरिजॉन्टल पे चलते हैं। संपीड़न बल और तनाव बल। संपीड़न होता है कंप्रेशन, जब एक साथ आ रहे हैं, कंप्रेशन। और इसको क्या कहते हैं? फैलाव या टेंशन। जब फैलाव होता है तब ये होता है, जब सिकुड़न होता है तब ये होता है। मैं कुछ चित्रों में कुछ तीर के द्वारा आपको दिखाना चाहता हूं। अपवर्ड मोशन क्या होता है? इस तरह का होता है। डाउनवर्ड इस तरह का होता है। संपीड़न इस तरह का होता है, और तनाव ऐसे क्षेत्र में आता है। ठीक है? एरो बना लीजिए, आपको बहुत क्लियर समझ में आ जाएगा। सर धसान और निमज्जन एक बार फिर से बताइए बेटा, पूरा बताऊंगा। अभी पहले टेबल बना लो, अभी मैंने किसी का बताया ही नहीं है, एकदम से सबको समझ में आएगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं रहेगा। ठीक है? अगर हम ऐसे दबाव लगाते हैं चट्टानों पर, तो बच्चों चट्टानों को क्या हो जाएगा? चट्टानें जो ऐसी थीं, चट्टानें तो मुड़ जाएंगी। मुड़ जाएंगी कि नहीं मुड़ जाएंगी? मुड़ जाएगा।
इसको क्या कहेंगे? क्रिस्टल बेंडिंग कहेंगे, या हम इसमें वलित पर्वत ऐसे ही तो होता है कि नहीं होता बच्चों, जल्दी से बताइए, ऐसे ही होता है। तो इसमें क्या आएंगे? मोड़ या वलन। अंग्रेजी में क्या लिखेंगे बच्चों? फोल्ड। फोल्ड माउंटेन ऐसे बने हिमालय। कौन से बल से बने हिमालय? संपीड़न बल से। अब हिंदी माध्यम के छात्र के पास ये वोकैबुलरी होनी चाहिए। सर दो प्लेटें आई पास में, एक दूसरे को दबा रही थी, पिचका रही थी ना। अब भाषा क्या है? संपीड़न बल। दो प्लेटें आपस में आई एक दूसरे के पास, उनका क्या हुआ? अभिसरण हुआ। अभिसरण से संपीड़न बल आया, जिससे चट्टानों पर दबाव आया, जिससे वो सिकुड़कर वलित हो गई, उनमें मोड़ आ गए। ठीक है, मोड़ में आपने अभी देखा था, ऊपर वाले को क्या कहते हैं? एंटीक्लाइन अपनति, नीचे वाले को क्या कहते हैं? सिनक्लाइन अभिनति। ठीक है, यहां तक क्लियर? कंप्रेशन, बिल्कुल यहां तक क्लियर हो गया। अच्छा, तनाव बल से क्या बनेगा बच्चों? जब तनाव बल होंगे तो ये चट्टानें थी हमारे पास, चट्टानें थी, लेकिन ये खींचने लगी, तो क्या हुआ? ये वाली चट्टान तो इधर चली गई, ये इधर चली गई, और ये बीच में ऐसे चली गई, तो ये नीचे दब गया कि नहीं बच्चों? इसको हम क्या कहते हैं बच्चों? भ्रंश या फॉल्ट। नर्मदा नदी ऐसे ही एक भ्रंश में बहती है। ठीक है, तो अभी क्या हुआ? एक इस तरह की आकृति बन चुकी है। ये मैंने आपको विश्व भूगोल में भी बताया होगा। अफ्रीका की जो रिफ्ट वैली है, अफ्रीका की भ्रंश घाटी, वो ऐसे ही बनी ऐसे ही बनी। ठीक है, टेबल बना लिया सब लोगों ने? सिर्फ टेबल बनाना है, अब इसके आगे बढ़ेंगे। पहले टेबल का मुझे ग्रीन दीजिए सर, ये समझ में आ गया हमको। फिर मैं बताऊंगा ये क्यों बनवाया एक ही जगह पर। सर निर्गमन एक बार और बताइए। पूरा बताऊंगा बच्चों, पूरा बताऊंगा। पहले टेबल का यस कर दो, हो गया। उदाहरण सहित बताऊंगा, उदाहरण सहित बताऊंगा। ठीक है, मैं कौन सा हिस्सा कर रहा हूं? ये नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा। 5 नंबर किया। भू आकृतिक प्रक्रियाएं। किसी ने कहा सर भू आकृति को क्या वायुमंडल में पढ़ाओगे? नहीं नहीं बेटा, यहीं पढ़ाना है, लेकिन 6 नंबर नहीं करा रहा हूं, चैप्टर 6 नहीं करा रहा हूं, क्योंकि उसमें तो दिया हुआ है कौन सा है, ग्रेबन क्या होता है, उसके बाद यारडांग क्या होता है, उसके बाद बास्केट ऑफ एग टोपोग्राफी क्या होता है, एस्कर क्या होता है, वो बहुत सारे नाम है, तकनीकी नाम है, जीएस वाले के लिए नहीं। भू आकृतिक प्रक्रियाएं, इस पर एक पूरा का पूरा अनुच्छेद या निबंध लिखवाने की जगह सारी प्रक्रियाएं आपके सामने दिख गई। अब इनको एक एक करके देख लेते हैं, जो आपको समझ नहीं आएगा हम उसको रोक देंगे। ठीक है, क्या मैं इनको टिक कर सकता हूं? धीमी गति से होने वाले और आकस्मिक। सर ये तो हमें समझ में आ गया, कुछ घटनाएं एकदम आकस्मिक हो जाती हैं, भूकंप या ज्वालामुखी, कुछ धीरे धीरे, जैसे पर्वत निर्माण बहुत धीरे धीरे। ठीक है, अच्छी बात है, यहां तक क्लियर? अब हम इसमें आ गए अपवर्ड और डाउनवर्ड में। अपवर्ड और डाउनवर्ड में तो इसमें हमने देखा ऊपर और नीचे जा रहे हैं, ऊपर और नीचे जा रहे हैं। तो मैं आपसे बताना चाहता हूं कि अपलिफ्टमेंट यहां पे हुई, ये अपलिफ्टमेंट का उदाहरण है। कौन सा बल लग रहा है बच्चों? सर ऊपर को लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ठीक है, ये अपलिफ्टमेंट कई जगह पर हो जाएंगी, कई जगह पर इनका अपलिफ्टमेंट हो जाएगा, उत्थान हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? मैंने आपको एक और चीज बताई थी। एक प्लेट है, एक प्लेट है, नीचे से मेंटल में से संवहन का मैग्मा आ रहा है, वो इस प्लेट को क्या करेगा बच्चों? वो इस प्लेट को क्या करेगा? सर इस प्लेट को ऐसे मोड़ देगा, उत्थान हो जाएगा इसका। समझ में आया? ये क्या कहलाएगा?
उत्थान अपलिफ्टमेंट। उदाहरण मिल गया कैसे होता है, अपलिफ्टमेंट हो गया। ठीक है, यहां क्लियर। एक कह रहे सर जो आप इसमें दिखा रहे हो वो चैप्टर 6 में दिया है। बेटा चैप्टर 6 में बहुत सारे स्थल आकृतियां भी दी है ना, वो बताएगा कि नहीं। एनसीईआरटी, मैं एनसीईआरटी थोड़ी पढ़ा रहा हूं, जो उसमें से मूल चीजें वो तो निकालूंगा ताकि आप 6 पे ना भी जाओ तो भी आपको मिलेगा। प्रक्रिया में तो यही बताएगा ना बेटा, आंतरिक प्रक्रियाएं और बाह्य प्रक्रियाएं। एक ऐसा है कि सर एनसीईआरटी में ये दिया, अब मैं कैसे मानूं। एनसीईआरटी चैप्टर 5 ये कहता है, क्या हमने ये पहले बात कर ली है बच्चों की, कोई भी स्थल आकृति कुछ आंतरिक बल लग रहे हैं कुछ बाह्य बल लग रहे हैं, यही बता रहा है ना प्रक्रियाएं। बोला कि सर 6 में ये दिया है, क्या मैं आपको 6 पढ़वा रहा हूं? मैं तो 5 और 6 नहीं करवा रहा हूं ना, मैं तो आपको बता रहा हूं जो स्थल आकृति है वो समतल क्यों नहीं है, कुछ बल हैं उनमें, तो उन बलों का हमने वर्गीकरण कर दिया है। और एक ने कहा सर इनकी परिभाषा याद करनी है क्या? क्या परिभाषा होगी दीर्घकालिक की, जरा बताइए तो। ये आप समझ रहे हैं, बिना दिमाग का प्रश्न। सर इसकी परिभाषा कर लो भाई, तुम्हारे पास समय है, तुम अगले 70 साल तक तैयारी करना चाहते हो, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ऊर्ध्वाधर की सर क्या मैं डेफिनेशन कर लूं? कर लो भाई, मुझे भी बता देना क्या है। जो डेफिनेशन वाला चैप्टर है जिसमें सच में खून के आंसू आ जाएंगे वो ये है कि बेटा अपसौर क्या होता है, सूर्योच्च क्या होता है, और सूर्योच्च समझना पड़ जाएगा, वो पूछेगा नहीं। और क्या पूछ रहा है सर, इसकी परिभाषा लिख दूं क्या, धीरे धीरे वाले की। हाँ हाँ, वो गाना है ना, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, तो वो क्या था, दीर्घकालिक संचलन था। सब लोग खुश हो रहे हैं कि सर वो चैप्टर 6 में है। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब मेरा काम यह था कि ये सारी की सारी प्रक्रियाएं आपको एक जगह पर मिल जाए, आपकी समझ में आने। उत्थान कई जगहों पर हो सकता है, अंदर अगर मैग्मा नीचे से जोर मार रहा है, क्या वो प्लेट को धीरे धीरे मोड़ दे सकता है? उत्थान समझ में आया कि नहीं आया? उत्थान समझ में आया। ये किसके लिए? अक्सर महाद्वीपों पर ये उत्थान पाए जाते हैं। अब हम सागर की बात कर रहे हैं, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, अब हम सागर की बात कर रहे हैं। तो जो सागर का तट था वो नीचे था, लेकिन अब वो धीरे धीरे पानी के बाहर निकल आया, पानी के बाहर निकल आया। पहले पानी नहीं था, पहले वहां पर पानी था, लेकिन अब वो धीरे धीरे ऊपर को आ गया। उसको क्या कहा जाता है? इमरजेंस। ये कहां पर हो रहा है मैं आपको बताना चाहता हूं। कनाडा का जो तट है ना, कनाडा और ग्रीनलैंड के तट पर इस तरह का इमरजेंस हो रहा है। भारत में कच्छ की खाड़ी में यह हो रहा है, भारत में कच्छ की खाड़ी में उस क्षेत्र का इमरजेंस हो रहा है। समझ में आया? अपलिफ्टमेंट क्लियर? अपलिफ्टमेंट शब्द जनरली भूमि के लिए किया जाता है, महाद्वीपों के लिए किया जाता है, लेकिन अगर सागर में से भूमि बाहर निकलती है, सागर में से भूमि, तो उसको क्या कहा जाता है? इमरजेंस। अभी आपने सुना एक द्वीप पैदा हुआ, ठीक है, पैसिफिक ओशन में, प्रशांत महासागर में ज्वालामुखी के कारण, तो वो क्या था? एक इमरजेंस ऑफ एन आइलैंड कहलाएगा, वो निर्गमन कहलाएगा। क्लियर हो गया? अब आते हैं धसान में। धसान में आते हैं, तो धसान क्या होता है कि आप यूं समझिए, इसी में एक धसान का उदाहरण देना चाहता हूं। अगर ये कहीं पर जा रहा है तो ये जो मैग्मा है बच्चों, ये मैग्मा इधर से ऐसे आ रहा होगा ना, यहां भी एक और कुछ होगा, तो बच्चों प्लेट ओरिजिनली तो ऐसी थी ना, ओरिजिनली तो ऐसी थी। यहां पर क्या हो गया? इसका उत्थान हो गया। यहां पर प्लेट का क्या हो जाएगा बच्चों? क्योंकि यहां पर ये बल लग रहा है ना इधर का, ये क्या हो गया बच्चों? धसान हो गया। उत्थान धसान समझ में आ गया? कोई कह रहा है सर 5 में खनिज और शैल हैं। बेटा बिल्कुल कर लेना, खनिज और शैल करवा चुका हूं आपको, खनिज और शैल 5 तक करना है, छठे का बस ये करना है जो मैं आपको बता रहा हूं। दिव्या कुमारी जी कह रही मेरी बुक में शब्दावली नहीं है। दिव्या कुमारी जी, क्लास के पहले मैं एनसीईआरटी की वेबसाइट पे गया और मैंने एनसीईआरटी की वेबसाइट पे कक्षा 11 की किताब निकाली और उस किताब से
उसमें एक ऑप्शन आया पूरी किताब डाउनलोड करनी, मैंने पूरी किताब डाउनलोड कर ली और ये तीनों के तीनों उसी डाउनलोडेड किताब से एनसीईआरटी में फ्री क्लास से पहले 5-6 मिनट लिए उसको डाउनलोड करके पूरी किताब को, ये विषय सूची का चैप्टर और ये शब्दावली का चैप्टर पहले 2 हैं, उसके बाद चैप्टर शुरू होते हैं 1 से लेकर बाकी। अब आप ऐसी बात करेंगे तो फिर आप असहाय बनकर दिखाएंगे तो यार निश्चित मानिए कि इस देश को असहाय डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर नहीं चाहिए। आपके शिक्षक ने क्लास लेने से पहले भाई उसी वेबसाइट पे जाकर सब कुछ कहा। अब किसी ने कहा धसान को गर्त कह सकते हैं क्या? धसान को गर्त कह सकते हैं या नहीं? तो बच्चों सुनिए, गर्त किसी भी नॉर्मल चीज के लिए हो सकता है। एक तरह की यह सतह है, इसमें एक डिप्रेशन हो गया, डिप्रेशन को गर्त कहते हैं। आपने मरियाना की जो ट्रेंच सुनी है, मरियाना ट्रेंच जो सबसे गहरी वो है, उसे भी गर्त कहते हैं। ठीक है, तो इस धसान का मतलब अगर सतह नीचे को झुकाव हो रहा है उसे धसान कहेंगे, या एक और शब्द है इसके लिए अवतलन। अब बात यह है ना कि हिंदी माध्यम का छात्र अपनी ही भाषा को भी नहीं लेना चाहता। सर इनकी क्या डेफिनेशन ले लूं? अरे धंसती हुई स्थल आकृति को धसान कहते हैं। समझ में आया? यहां तक क्लियर हो गया? तो अवतलन हो गया, धसान हो गया, और यहां पर क्या हो गया? उत्थान हो गया। क्लियर है? ये जो हुआ है ये कहां पर हुआ है? धसान कहां पर हुआ है? तो बहुत सी ऐसी जगहें हैं विश्व में जहां पर आज पानी हो जाता है। जैसे एक अफार डिप्रेशन है जो हम देखते हैं अफ्रीका में। इस तरह के कई जगह धसान हो चुके हैं, तो उनकी आपको कोई खास एरिया देखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको याद हो ऑस्ट्रेलिया में एक निचला क्षेत्र जिसमें एक बहुत बड़ी झील है, किसी को याद है वो झील का नाम? कौन सा नाम था? ऑस्ट्रेलिया की झील, निचला क्षेत्र। कितने लोग याद हैं? जल्दी से बताइए। ये बोल रहा है सर उत्थान के साथ ही धसान। बेटा ये कई हजार किलोमीटर होगा ना। आप ये क्यों सोच रहे हो कि एक तरफ उत्थान एक तरफ, ये अपने आप में कई हजार किलोमीटर की दूरी होगी ना बेटा। तो कुछ क्षेत्र में उत्थान हो रहा है, कुछ में धसान। किसी ने कहा कैस्पियन का डिप्रेशन, बिल्कुल ठीक है। और किसी ने कहा लेक आयरी, बहुत अच्छी बात है। देखो कोई डिसअपॉइंटमेंट कह रहा नहीं बेटा, बड़ा सबसे बड़ा झील वही था। तो मैं आप लोगों को सभी को बताना चाहता हूं बच्चों कि ये कई जगह पर भूमि पर धसान हुआ है। ठीक है, और वहां पर आज क्या है, हो सकता है कुछ जलाशय हो गए। लेकिन अगर एक क्षेत्र नीचे जाकर वहां पर सागरीय क्षेत्र बन रहा है, सागर महासागर का किनारा है, तो उसके लिए शब्द क्या है? निमज्जन। क्योंकि वो पानी में डूब जाएगा, निमज्जन हो जाएगा। ठीक है, तो एक उदाहरण मेरे दिमाग में आता है, जो यूरोप में जो नॉर्थ सी है, नॉर्थ सी ये नीचे जाता जा रहा है, धंसता जा रहा है। एक और उदाहरण मेरे दिमाग में आता है कि आपको पता है उत्तर अमेरिका और एशिया जुड़े हुए थे, आज किससे कटे हुए हैं? वो बेरिंग जल संधि, बेरिंग जल संधि। ठीक है, तो क्या मैं कह सकता हूं वो क्षेत्र भी नीचे गया है? कहा जा सकता है। ठीक है, ऐसे ही सुंदरबन जो हमारा डेल्टा है, भारत का जो सुंदरबन का जो डेल्टा है, नदी का जो मुहाना है, गंगा नदी, गंगा ब्रह्मपुत्र जो जुड़कर आती हैं, उस डेल्टा के पास जब हम समुद्र में जाते हैं तो हमें दिखाई देता है कि उसकी थोड़ी गहराई में जाकर कोयला है, लेकिन वो समुद्र के नीचे है वो कोयला। तो पहले वो ऊपर रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे उसका निमज्जन हो गया और समुद्र में डूब गया। समझ में आ गया? तो विश्व में बहुत सारी जगहों पे सागर में से भूमि बाहर आ रही है, निर्गमन हो रहा है, सागर के तट से भूमि नीचे को धसी जा रही है, उसको निमज्जन कहते हैं। सभी लोग क्लियर हो गए? क्लियर है? तो किसी ने कहा सर ये एक बार फिर बता दीजिए, तो मैंने आपको फिर से बता दिया। क्लियर? ये वाला संपीड़न में तो कोई दिक्कत नहीं, संपीड़न तो तनाव है। मैंने कई बार आपसे फोल्डिंग की बात करी, फोल्ड भी समझ में आ गया, फॉल्ट भी समझ में आ गया। सभी लोग मेरे साथ क्लियर हो गए? चैप्टर 6 में जहां तक ये है वो कर लीजिए, जीएस के छात्र चैप्टर 6 में यहां तक कर लीजिए। लेकिन जब उसके बाद अलग अलग नाम आने लगते हैं अलग अलग लैंडफॉर्म्स के, तो वो जीएस का छात्र छोड़ सकता है।
सर पटल विरूपण बता दीजिए। अरे भाई अगर आप हिंदी माध्यम हो तो यार इतना तो रखो कि हिंदी की भाषा है। सर पटल विरूपण बता दीजिए। पटल, पटल का मतलब किसी का बॉटम, बॉटम। तो ये सागर है, ठीक है, और उसके नीचे क्या है, उसका बॉटम है, सागर का तल है, पतल, पटल हो गया, ठीक है। यह स्थल भी हो सकता है, अगर ये भूमि है तो ये इसका पटल हो गया। समझ में आ गया पटल। अब अगला शब्द क्या है, विरूपण। तो जो इसका रूप है, जो इसका रूप है उसको वी करना है। वी मतलब उसको डिस्टॉर्ट करना है, मोड़ना है, तोड़ना है, तो उसमें विकार पैदा करना है। विकृत, विकृत की स्पेलिंग भी गलत लिख रहा हूं, विकृत या विकार पैदा किया हुआ आपके रूप में विकार हो जाएंगे। एक बात बताइए बच्चों, अंदर से अगर दबाव आया तो क्या ये विकृत हो जाएगा? क्या ये इस तरह से उठ जाएगा? उठ जाएगा। अब ये हिंदी माध्यम का छात्र कैसे, पटल विरूपण समझा दीजिए। पटल सरफेस, विरूपण रूप का विकार हो जाना, ठीक है। आप गए और आपकी किसी से लड़ाई हो गई और किसी ने यहां पर कुछ देकर मारा तो उससे क्या हुआ, चेहरा विरूपण, ठीक है। इतनी बड़ी बात है और इतना सारा मुश्किल बना देते हैं अपनी मातृभाषा के साथ कि देना भी हिंदी। सर पटल विरूपण बता दीजिए। पटल विरूपण ये है यार, ठीक है। सर घाटी, घाटी, घाटी बताइए क्या होता है? मतलब शर्म आनी चाहिए यार, शर्म आनी चाहिए। इतनी क्लासेस करने के बाद ये पर्वत और पर्वत के बीच में जो ये गर्त होती है इसको घाटी कहते हैं। और लिख रही है मैडम घाटी, 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 ताकि मेरा पूरा चैट पढ़ के सर एकदम रुक जाए, घाटी बता दें। अरे वो आता था ना, चैन से सोना है तो जाग जाओ, वो है ना, क्या है, इंडिया वांट्स टू नो, वो शाम को जो करता है न्यूज चैनल पे 9 बजे, सर घाटी, घाटी, घाटी बता दीजिए। मतलब ऐसा लगता है कि शिक्षा नहीं चल रही है, कुछ लंगर में लूट रहा है कि सर 2 पूड़ी मेरे नाम की डाल दीजिए। अगर शिक्षा ले रहे हो तो धीरे धीरे आप में गहराव ठहराव नहीं आ जाएगा। पटल सरफेस, विरूपण, पर्वत घाटी। मैंने कई बार बताया कि जब ऐसा होता है तो बेटा जो ऊंचा हिस्सा होता है वो पर्वत होता है, नीचा हिस्सा घाटी होता है। कितनी बार बताया, वी आकृति की घाटी, वी शेप्ड वैली, घाटी, घाटी, घाटी। बहुत सही सर, आज बहुत लूटे सर, बहुत मजा आया। और अगले टीचर से भी थोड़ा थोड़ा लूट कर किसी तरह जोड़कर हम क्या बन जाएंगे। ऐसा ना करो यार। सभी लोगों से इसलिए अनुरोध है, हाथ जोड़ के अनुरोध है कि भाई ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात सर, मेरी तो किताब में ये मिलता ही नहीं, मेरी किताब में तो ये है ही नहीं। और सर और उससे बड़ी बात सर, मुझे पढ़ना ही क्यों है, पढ़ना ही क्यों है सर? आइलैंड का इमरजेंस होगा? हाँ बेटा आइलैंड का इमरजेंस होगा। सर डेल्टा और नदी विसर्प से ये सब के तो टॉपिक यूपीएससी में आता है, जीएस में। देखिए जो बता दिया वो कर लीजिए, पहले ये तो कर लीजिए। अब ये डेल्टा पूछ रहा है, यूपीएससी में डेल्टा आता है, अरे जो है वो तो कर लो। और मुझे पता है डेल्टा वो वाला पूछ रहा है जो कम से कम 5 बार प्रीलिम्स दे चुका है। भाई ये तो कर लो, जो बोला है वो तो करेगा नहीं। सर डेल्टा आता है सर, यूपीएससी में डेल्टा आता है, डेल्टा आता है। अरे भाई डेल्टा कराएंगे, पूरा का पूरा भारत कराएंगे, भारत की नदियों का विसर्पण नहीं कराएंगे क्या? जब विसर्पण कराएंगे तो उसमें सारा मिएंडरिंग बताएंगे, गोखुर झील बताएंगे, सब बताएंगे सर। लेकिन आता है सर, ये सब के सब वही हैं कि किसी तरह से कोई भरोसा नहीं है, मास्टर जी कब तक पढ़ा रहे हैं, उस टाइम जो लूटना है अभी लूट लो। अरे भाई बहुत आसानी से ए बी सी, पहले अक्षर लेंगे क ख ग, उसके बाद फिर शब्द बताएंगे, फिर शब्द के बाद वाक्य बनेंगे और वाक्य के बाद अनुच्छेद बनेंगे, उत्तर अनुच्छेदों में लिखे जाते हैं, है ना। चलिए वापस आते हैं जल्दी से, कहां पर थे हम, जहां पर थे वहां। ये हो गया बच्चों। जब लावा धरातल पे आने से पूर्व ही ठंडा हो जाता है तो बैथोलिथ, ये स्पेलिंग गलत है यहां पर, इसको सही कर लेंगे। बैथोलिथ क्या होता है, बैथोलिथ,
BATHOLITH, बैथोलिथ, लेकोलिथ, फेकोलिथ, लोपोलिथ, सिल और डाइक, ये हमने कर लिया। ठीक है, कहाँ है भाई, तो बुरा मान रहा है स्क्रीन। हाँ जी, अब ये हिंदी अंग्रेजी में तो मैटर नहीं करता, अब आप समझते हैं इसको। जब लावा किसी दरार से निकल कर आता है तो ये पठार बनते हैं। पठारों की भी हमने चर्चा की, कहां कहां पर पठार। ठीक है, अब ये जो शंकु बनते हैं बच्चों, ये जो बाहर की जो आकृति है ना, शंकु दिख रहे हैं। शंकु, अंग्रेजी में शंकु का मतलब क्या बच्चे, कोन। कोन, तो बहुत सारे शंकु बनते हैं। अगर राख का कोन है तो उसको क्या कहते हैं, सिंडर। राख के लिए शब्द है सिंडर। और अगर लावा का है और जिसमें सिलिका ज्यादा है, याद है आपको कोन किससे बनता है, जो सिलिका ज्यादा होता है। सिलिका ज्यादा होने का मतलब वो लावा अम्लीय है। सिलिका का मतलब अम्लीय है, तो अम्लीय कोन भी बन सकता है लावा का कोन। कई बार शंकु में शंकु बन जाएगा। सर ये शंकु में शंकु कैसे है, तो भाई शंकु में शंकु ऐसे है कि एक बार मैग्मा आया और ऐसे बन गया, अगली बार फिर से मैग्मा आया, अगली बार फिर से मैग्मा आया तो एक और परत आ गई, एक और परत आ गई, उसके बाद फिर मैग्मा आया तो एक और परत आ गई। सो एक परत, दो परत, तीन परत, तो शंकु में शंकु 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 ऐसा भी हो जाता है। और एक हमने देखा कंपोजिट। कंपोजिट में क्या है, एक शंकु ये है मुख्य शंकु और ये छुटकू शंकु भी हैं इसके। क्यों, क्योंकि मैग्मा इस तरह से इनमें भी आ गया। ये कंपोजिट मैग्मा, कंपोजिट कोन, समझ में आ गया। पूजा सिंह जी कह रहे हैं सर राख किससे बनता है, कौन से देश से आते हो भाई, राख किससे बनता है, कहां से सवाल पूछते हो, राख किससे बनता है। घर लीजिए, आग लगा दीजिए, राख बन जाएगा। मनुष्य का शरीर चिता जला दीजिए, राख बन जाएगा। सर वही तो पूछ रहे हैं सर, इसमें कहां से राख आया। अरे पूरी पृथ्वी को जला दिया उसने, पूरी चट्टानों को जला दिया उसने, मैग्मा ने, तो उन चट्टानों का जला हुआ राख निकलेगा कि नहीं निकलेगा। सर ये राख कहां से आया, इसको अंग्रेजी में कहते हैं, अंग्रेजी में शब्द है राख, जो है राख को कहते हैं बच्चों ऐश। जो भी ज्वलनशील पदार्थ हैं, जब वो पूर्ण रूप से नहीं जलते हैं तो उनका जो जला हुआ कार्बनिक पार्ट है वो ऐश कहलाता है, वो ऐश है। और जो मिट्टी है बच्चों, मिट्टी भी है ना, मिट्टी को अंग्रेजी में क्ले कहते हैं या मिट्टी, क्ले। अब एक कुम्हार जब घड़ा बनाता है तो जब घड़ा गीला होता है, गीली मिट्टी का, तो कमजोर होता है, तो उसको क्या करता है, वो आग लगाता है ताकि वो स्ट्रांग हो जाए। तो जब मिट्टी को आग लगाते हैं तो पायरो शब्द अंग्रेजी में आग का मतलब है और क्लास्टिक मतलब क्ले से बना हुआ, जली हुई मिट्टी के पदार्थ। तो जब एक ज्वालामुखी फटता है बच्चों तो उससे धुआं आता है, धुआं आता है, और ये जो चट्टानें हैं ये जल गई तो इनके जले हुए पायरोक्लास्टिक सेडिमेंट्स कहते हैं उसको, कि पायरोक्लास्टिक सेडिमेंट भी हटाओ, डेबरी लो। डेबरी मतलब मलबा, जली हुई मिट्टी का, जली हुए चट्टानों का मलबा पायरोक्लास्टिक कहलाता है। इसमें राख भी आती है, इसमें राख आएगी, इसमें ऐश बॉम्ब आएंगे कि भाई राख का एक गोला आपकी तरफ आ गया, वो आ गया, तो ये बात होती है। ठीक है तो क्योंकि मैं ज्वालामुखी बता रहा हूं और सबसे अनुरोध है कि अपनी किताब नहीं पढ़ रहे हैं। ये लोग क्या कर रहे हैं कि यहां क्लास में पहली बार आते हैं, इन्हें रोचक तथ्य लगता है, अच्छा चलिए बताइए राख कैसे आती है, तो ऐसा ना करें, इसको जरूर पढ़ें। और जितने भी लोग सीरियस हैं मुझे पता है वो अपनी पढ़ाई भी कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई भी कर रहे हैं और साथ में शिक्षक को एक मार्गदर्शक के रूप में लेके चलते हैं, प्रश्न भी लिख रहे हैं। इस तरह के जिज्ञासा वाले छात्र तो बहुत आते ही रहेंगे, उनका कुछ खास हम कर नहीं सकते। तो राख कैसे बनेगी, किसी को भी अगली बार शमशान घाट में चले जाइएगा, राख ही राख। ठीक है, चलिए बात हो रही थी गीजर की। गीजर हमने क्या कहा,
पृथ्वी की जो सतह है उसमें जल चला गया, क्योंकि पृथ्वी के जो चट्टाने हैं, जो अवसादी चट्टाने हैं, उनमें छिद्र होते हैं, तो पानी उनमें चला गया अंदर। लेकिन अगर अंदर गर्मी है, भूतापीय ऊष्मा है, तो पानी क्या होगा, वाष्पित होने लगेगा, और वाष्पित होकर ऊपर की तरफ दबाव लगाएगा, जैसे प्रेशर कुकर में लगता है। तो अगर उसके ऊपर पानी है तो वो दबाव से उस पानी को ही ऊपर निकाल देगा, उसको गीजर कहा जाता है, जो मैंने आपको इस चित्र में दिखाया था कि इस तरह से नीचे से वाष्प का दबाव होने के कारण, गैसों का दबाव होने के कारण जब ये पानी ऊपर को उठता है, इसको उष्णोत्स कहते हैं या गीजर कहते हैं। गर्म झरना क्या होता है, गर्म झरने में केवल गर्म पानी आ रहा है, ऐसा नहीं है कि प्रेशर से निकल रहा है, लेकिन वो गर्म झरना है। अब ये सब बातें करना तो आसान है ना, ये सब बातें करना आसान है, और आप लोग को एकदम से सोच जाता है इतना कुछ रटना होगा। बट मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, कितने लोगों को पता है कि कुल्लू में, हिमाचल प्रदेश में कुल्लू में एक बहुत मशहूर गुरुद्वारा है मणिकरण के नाम का। वहां पे बहुत से लोग जाते हैं गर्म पानी के ताल में, ठीक है। ऐसे हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में, हिमालय में बहुत सारे हैं। इसी तरह हमने एक तत्ता पानी नाम का हमने छत्तीसगढ़ में सुना है, गुजरात में भी हमारे पास है, महाराष्ट्र में भी है, गुजरात में भी है, महाराष्ट्र में भी है। तो ऐसे वास्तविक क्षेत्र हैं हमारे पास, ऐसे वास्तविक क्षेत्र हैं हमारे पास जहां पर भूतापीय ऊर्जा के कारण, वहां की चट्टानें गर्म होने के कारण वहां पर पानी। हिमाचल में आपने एक मंदिर सुना होगा, ज्वाला जी नाम का मंदिर, उस मंदिर में जाइएगा, सच में बहुत जगह ज्वाला प्रज्वलित है। आप लद्दाख में जाएंगे तो पुगा घाटी में, फिर कोई बोलेगा सर अभी आप सोचिए, विचार ये नहीं है कि कहां पर क्या होगा, कितने सुंदर मनोरम दृश्य हो सकते हैं और प्रकृति के कितने रहस्य वहां पर हैं। सर घाटी बताइए सर। वेस्ट बंगाल में बकरेश्वर में, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है सर। तो सभी लोगों से, और एक ये छात्र तब से रो रहा, भावेश यादव, सर लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कब पढ़ाइएगा? चलें पढ़ाई शुरू रखें। विश्व भूगोल में आप लोगों ने मेरे साथ सारे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड देख लिए, अब तो घूम घाम के आ गए कि नहीं आ गए? अब तो आपको ये भी पता है कहां पर है। मतलब ये जब से क्लास शुरू हुई है ना, तब से ये लिख रहा है सर लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कब पढ़ाइएगा, कब पढ़ाइएगा, कब पढ़ाइएगा। मेरे ख्याल से तो हमारी एनसीईआरटी क्लासेस में भी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड अच्छे से पढ़ा दिया गया सबको। इसको कोई मतलब नहीं क्लास में क्या है, और इतनी देर से सोचो, पिछले घंटे भर से बैठा है, और लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कब पढ़ाइएगा। स्कूल में पढ़ाया था कि किसी बिंदु का लोकेशन करना हो तो कुछ एक्सिस लेनी चाहिए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो पृथ्वी को बांटने के लिए ऐसा कर दिया। बट हमने, खैर ये विश्व भूगोल की बात है, अब हम इसमें नहीं जा रहे, ठीक है। सुल्फतारा, गंधकीय धुआंरा। अब गंधकीय क्या है, ये जो ज्वालामुखी होते हैं ना बच्चों, इनमें सल्फर बहुत निकलता है, और सल्फर सर ये तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ा चुके, मैंने कहा ना बच्चे कुछ भी आकर कुछ भी वो है। तो ये जो देश है ना, कौन सा, आइसलैंड, आइसलैंड में अगर आपको मौका मिला, मैंने कहा ना वहां पर हमारे पास वो दरार भी है, वो भ्रंश घाटी भी है, वो रिज पर ही है। आइसलैंड में अगर आप कभी पर्यटन के लिए गए तो वहां का सबसे महंगा होटल भी ले लीजिएगा, उस होटल में गंदे नाले की महक होगी। और गंदे नाले की महक इसलिए नहीं कि आइसलैंड में गंदे नाले हैं, सल्फर की महक, सल्फर की महक उस तरह की होती है। सल्फर में भी H2S, कई बार मतलब स्कूलों में जिन्होंने रसायन पढ़ा होगा, केमिस्ट्री पढ़ी होगी, तो H2S को कहते हैं रॉटन एग की स्मेल, बासी अंडे की महक। अब बासी अंडा तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो नाले में से आती है ना, वही वाली महक आती है। सो ये जो क्षेत्र हैं, यहां पर क्या है, आइसलैंड में इस तरह के, जहां पर आपकी भूगर्भिक और प्रक्रियाएं चल रही हैं और अंदर से कुछ सल्फर निकल रहा है, वो है। कुछ लोग ग्रीनलैंड लिख रहे हैं, बेटा ग्रीनलैंड गलत है, ग्रीनलैंड उस पर नहीं लोकेटेड है, आइसलैंड था। बट क्योंकि आप लोग इस पर आए हैं, तो मैंने आपको शायद पहले भी बताया हो, बहुत ज्यादा पर्यटन के लिए जाना भी जाता है। वेलिंगटन, कौन सा देश है ये जिसकी राजधानी वेलिंगटन है? न्यूजीलैंड। विंडीएस्ट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, विंडीएस्ट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड याद है?
यहां पर एक प्रांत है जिसको कहा जाता है रोटारुआ। न्यूजीलैंड में भूतापीय ऊर्जा का बहुत बड़ा केंद्र है, भूतापीय ऊर्जा। सो बहुत से लोग जाकर यहां पर ज्वालामुखी जैसी अवस्थाएं देख सकते हैं। वहां पर तालाब हैं, तालाब में से गर्म पानी निकल रहा है। मड वॉल्केनो मतलब गीली मिट्टी जो है निकल रही है। जिस तरह से जैसे घर में कड़ी बना रहे हो, कड़ी जिस तरह से उफान मारती है, उस तरह से रोटारुआ में बहुत से लोग जाते हैं, इसको अक्सर देख कर आते हैं। एक और मैंने आपको बताया, कौन सा द्वीप बताया? आइसलैंड। इसमें भी ये आपको खूब मिलेगा। और अगर आपको ये याद हो तो यहां पर मैंने आपको बताया है यूएसए का येलोस्टोन नेशनल पार्क। यहीं पर है वो गीजर जिसको हम कहते हैं ओल्ड फेथफुल। सभी लोग मेरे साथ? क्लियर है? येलोस्टोन नेशनल पार्क, बहुत अच्छी बात है। व्योमिंग, बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रवीण कुमार जी। अच्छा लगा कि आप ध्यान दे रहे हैं इस सारी चीजों को, वेरी गुड। तो सभी लोग, ज्वालामुखी से जुड़ी चीजें, धुआंरा क्या है? धुआंरा गंधकी है। धुआंरा मतलब उसमें से धुआं निकल रहा है और उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग गंध है। और गंध किसकी? H2S की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है कहां पर? विश्व में है कहां पर? तो प्लेट टेक्टोनिक्स हमें बताती है कि विश्व के ज्वालामुखी कहां पर हैं बच्चों? परिप्रशांत मेखला में होंगे। और ये है कि लगभग 2/3 विश्व के ज्वालामुखी वहीं पर है। और केवल ज्वालामुखी ही नहीं बच्चों, भूकंप का भी केंद्र यही है, भूकंप भी यहीं पर आते हैं। दूसरा, मध्य महाद्वीपीय पेटी। ये मैंने आपको चित्र बना के बताया था कि भूकंप और ज्वालामुखी कहां पर होते हैं। ये वहां पर हैं जहां पर हमारे एल्प्स माउंटेन्स हैं, फिर सारे जागरोस, एल्ब्रूस, हिमालयाज, ये सारी की सारी जो मध्य महाद्वीपीय पेटी है ये है। तीसरा, अफ्रीका की भ्रंश घाटी भी मैं विश्व भूगोल में बता चुका हूं। अफ्रीका की भ्रंश घाटी, वहां पर दरार पड़ रही है तो किस तरह का सीमा है? अपसारी सीमा, अपसरण की वजह से। मध्य अटलांटिक मेखला, अटलांटिक महासागर में जो कटक है वहां पर है, बल्कि सारे के सारे महासागरीय कटकों में हो रहा है। और कहां पर हो रहा है? इंट्राप्लेट ज्वालामुखी। इंट्राप्लेट विशेष है। सभी लोग क्लियर? H2S हाइड्रोजन सल्फाइड होती है। तो प्रश्न यह है कि ज्वालामुखी और भूकंप कहां पर पाए जाते हैं? तो इसका उत्तर यह है कि प्लेट सीमांत। प्लेट बाउंड्री पर मिलेंगे, मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? हमें पता है, ये हम पहले भी देख चुके हैं, मैंने आपको कई बार बताया भी है कि प्लेट की सीमा जहां पर होगी वहां पर ये मिलेंगे ही मिलेंगे। एक प्लेट की सीमा तो हम यहीं पर देखते हैं, परिप्रशांत जो क्षेत्र है, एक क्षेत्र यह है। कैरेबियन में ये प्लेट की एक सीमा है कि नहीं? और यहां पर एक प्लेट की सीमा है, कौन सी है? अपसारी सीमा। तो यहां पर क्या होंगे? भूकंप होंगे, ज्वालामुखी होंगे। सभी को समझ में आया? फिर हम यहां आ गए थे। जो बच्चा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के लिए दुखी है बेटा, ये सारे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के साथ हमने परिचय लेकर हमने विश्व भूगोल किया है। तो क्या मैं कह सकता हूं बच्चों, यही भूकंप का केंद्र यहां भी है, भूकंप, ज्वालामुखी, इससे द्वीप भी बन रहे हैं। एक क्षेत्र ये आया कि यहां पे एल्प्स हैं, फिर टर्की में आ गए, फिर हम इधर आ गए। इसको हमने क्या कहा बच्चों? इसको हमने कहा मध्य महाद्वीपीय पेटी। फिर अफ्रीका की भ्रंश घाटी, अफ्रीका की भ्रंश घाटी कहां पर है? यहां पर है। ये अक्सर कहां पर होते हैं बच्चों? ये अक्सर कहां पर होते हैं? प्लेट की सीमा पर होते हैं। सो जनरली हम पाएंगे कि यहां पर भूकंप नहीं आएगा, यहां पर भूकंप नहीं आएगा, यहां पर भूकंप नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? कोई बताएगा मुझे, क्यों नहीं आएगा?
शुभंकर जी कह रहे हैं सर इसका मतलब सारे ओशन बढ़ रहे हैं। शुभंकर जी देखिए, ऐसे ऐसे सवाल मत पूछिए जो शिक्षक आपको बता चुके हैं। ये अब सारी सीमा है तो ये बढ़ रहा है, लेकिन यहां तो अभिसरण हो रहा है ना, यहां तो नष्ट हो रही है, तो यहां पर विनाश हो रहा है, यहां सृजन हो रहा है। तो अगर दिमाग नहीं लगाएंगे, जो क्लास में बता चुके हैं टीचर, फिर भी ये मजाक करेंगे तो अच्छी बात नहीं है बेटा, है ना। कोई कह रहा प्लेट नहीं है, प्लेट तो है बेटा, प्लेट तो है, लेकिन प्लेट की सीमा नहीं है। ये सीमा होती है, प्लेट की जो बाउंड्री होती है ना, ये नाजका प्लेट है। तो अक्सर समस्याएं कहां पर होती हैं? प्लेट की सीमा पर होती हैं, इसलिए हमने लिखा प्लेट सीमांत। उदाहरण ले लीजिए, उदाहरण ले लीजिए, एक रेल का डिब्बा है, खचाखच भरा हुआ है, लोग बाहर खिड़की दरवाजों पर लटके हुए हैं, छतों पर बैठे हुए हैं, और आप उस रेल के डिब्बे के केंद्र में लोगों से घिरे बैठे हैं। किसको ज्यादा खतरा है? आप जो सबके बीच में हैं, और वो जो बेचारे बाहर लटक रहे हैं खिड़कियों से, दरवाजों से और ऊपर। तो जो डब्बे के बाहर लटक रहे हैं उनको ज्यादा खतरा है। क्यों? क्योंकि वो सीमा पर है, आप तो बीच में हैं कि नहीं। तो अक्सर जितनी भी भूभौतिकीय घटनाएं होती हैं वो सीमाओं पर होती हैं। तो विश्व के ज्वालामुखी और भूकंप का एड्रेस है प्लेट की सीमा, प्लेट बाउंड्रीज। लेकिन ऐसा हुआ कि भाई भूकंप कहीं और भी आ गया। जैसे भारत को अगर हम देखें तो भारत और ऑस्ट्रेलिया तो एक ही प्लेट पर हैं, लेकिन भारत में यहां गुजरात में भूकंप आ गया भाई, यहां महाराष्ट्र में भूकंप आ गया, हिमालय में आएगा समझ में आता है, यहां पर आएगा समझ में आ गया, लेकिन इसमें कैसे आ गया? तब एक और संकल्पना आई कि कुछ ज्वालामुखी या कुछ भूकंप ऐसे होंगे जो प्लेट की सीमा में ना होकर प्लेट के अंदर भी हो सकते हैं। अब ये हमें एक्सप्लेन करना है। इसको कहा जाता है इंट्राप्लेट, इंट्राप्लेट। एक होता है इंटरप्लेट, इंटर मतलब प्लेट की सीमा पर, ये इंटर हुआ, इंट्रा मतलब एक ही प्लेट के अंदर इंट्राप्लेट। ठीक है। सो मेरे पास दो कांच के टुकड़े हैं और दोनों को मैं टकरा रहा हूं और साइड में, तो उनकी सीमांत पर जो है रगड़ लग रही है। बट क्या ऐसा हो सकता है कि कांच में केंद्र में भी दरार पड़ जाए? अगर मैं उस कांच पे बहुत सारा वजन रखूंगा तो दरार पड़ जाएगी कि नहीं पड़ जाएगी? सो भारत में महाराष्ट्र में कोयना नदी पे बांध बनाया गया। भारत की प्लेट की सीमा नहीं थी वो, लेकिन उस प्लेट पर, उस बांध से जो पानी आया उसके दबाव के कारण वो प्लेट बेंड होने लगी। इतना बेंड हो गई कि प्लेट तो भंगुर होती है, वो क्रैक हो गई। जैसे ही क्रैक हुई तो वहां पर भूकंप आ गया, मानव जनित। इसको वाटर इंड्यूस्ड सीज्मिसिटी भी कहते हैं, पानी की वजह से। विश्व का सबसे बड़ा बांध है थ्री गॉर्जेस डैम, चीन में है। विश्व का सबसे बड़ा बांध है यांगसी नदी पे थ्री गॉर्जेस डैम। दुनिया ने चीन को सलाह दी कि वो बांध मत बनाइए, कि इतने सारे पानी को आप पर्वतों में रोक देंगे, चट्टानों में रोक देंगे, और जो आपके पर्वत श्रृंखलाएं हैं तो वहां पर बहुत दबाव हो जाएगा। चाइना ने एक नहीं सुनी, चाइना ने बांध बना दिया। आप हैरान हो जाएंगे कि वहां के पर्वत श्रृंखलाओं में दरारें आ चुकी हैं, पर्वत श्रृंखलाओं में दरारें आ चुकी हैं। और ऐसा माना जाता है कि अगर वो फट गया, वो बांध, वो क्षेत्र, वो चट्टान, पहाड़ी टूट गया तो बहुत ज्यादा क्षति होगी। समझ में आया? ठीक है। सो अक्सर सामान्यतः जो भी ज्वालामुखी या भूकंप आते हैं वो प्लेट की सीमांत पर आते हैं, लेकिन कुछ ज्वालामुखी प्लेट के केंद्र में भी आ सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा, अभी भूकंप का एक उदाहरण दिया कि बहुत वजन दोगे तो प्लेट क्रैक हो जाएगी। एक हो सकता है कि अगर नीचे से मैग्मा आ रहा हो तो वो उस प्लेट में छिद्र करके निकल सकता है। क्या निकल सकता है? तो एक विशेष उदाहरण यहां पर आता है जिसपे यूपीएससी ने हमसे प्रश्न भी पूछा है, और वो प्रश्न क्या है? मेंटल प्लूम। इस तरह से कोर और मेंटल की सीमा से, कोर और मेंटल, सोचिए, जनरली सामान्यतः कहां पर आता है? सामान्यतः वोल्केनो यहां से आता है, स्टेनोस्फीयर से आता है। लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र हैं पृथ्वी के अंदर जहां कोर और मेंटल से मैग्मा उठ रहा है, और जैसे ही वो उठता है वो इतना गर्म होता है कि वो प्लेट को भेदता हुआ ऊपर आता है। देखिए, पहले उसने डोम किया और उसके बाद बाहर निकल आया। ऐसे हवाई द्वीप बने हैं। इस तरह से विश्व में बहुत सारे ऐसे कुछ फव्वारे, मान लीजिए मैग्मा के फव्वारे हैं, जो पृथ्वी की सतह को काटकर बाहर निकल रहे हैं। ठीक है।
उमेश कह रहे हैं अत्यधिक खनन से भूकंप। बेटा अभी भूकंप पर आएंगे। सर कॉन्टिनेंट में अभिसरण होता है तो क्या पृथ्वी की सतह पर होता है? श्रुति जी इस पर तो बात कर चुके हैं, और कॉन्टिनेंट ही तो पृथ्वी की सतह है, आप कैसी बात कर रही हैं? ऋतिक कह रहे हैं सर मैंने सुना पृथ्वी की घूमने की गति भी कम हो रही है। बेटा सिंपल सा नियम है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। कोणीय वेग को कंजर्वेशन के लिए जब पृथ्वी का आकार बढ़ेगा, बड़ी चीज धीरे घूमती है, छोटी चीज तेज घूमती है। तो आपने सही सुना है, ठीक है। ये है मेंटल प्लूम, फिर भी दिखा देना चाहता हूं। ये विश्व में हमारे भूगर्भ शास्त्रियों ने आइडेंटिफाई कर लिए। भारत में जो बसाल्ट आया, दक्कन में जो आप सुनते हैं, भारत की प्लेट रीयूनियन नाम के हॉटस्पॉट से निकली थी, इसलिए ये आ गया। इंट्राप्लेट वोल्केनो, इनकी उत्पत्ति का कारण है हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट क्या होते हैं? मेंटल के अंदर के गर्म पदार्थ और द्रव जो एक जेट की तरह से ऊपर आते हैं, जेट की तरह से ये ऊपर आते हैं और ये पृथ्वी को छिद्र करते हुए बाहर निकल आते हैं। इनको कोई ऐसा सोचने की जरूरत नहीं यहां पर सीमांत है कि नहीं, ये तो अपना रास्ता बनाए हुए हैं। अगर प्लेट उसके ऊपर आ गई तो प्लेट को ये भेद देगा, तो उससे क्या हो जाएगा? इंट्राप्लेट वोल्केनो। कुछ छात्रों को मैंने शायद ये वीडियो दिखाया था, तो ये तो परमानेंट है, लेकिन ऊपर प्लेट है, तो इसने क्या किया? प्लेट को भेद दिया। यहां पे सीमांत नहीं था, लेकिन इस तरह से ज्वालामुखी फट गया, जो कि हवाई में हुआ है। सभी लोग क्लियर? तो इस पर हमने पहले भी बात की थी, ये हॉटस्पॉट था। अब आ गए हम भूकंप पर। सभी लोग भूकंप पर। सर क्या पृथ्वी के अक्ष में झुकाव बढ़ा है? मनिंदर जी, एक साइकिल है जिसको कहा जाता है मिलैंकोविच साइकिल। सो पृथ्वी के अक्ष का झुकाव जो आप देखते हैं वो 21 से लेकर 24.5 तक हो सकता है। आप तो 23.5 ही देखते हैं ना, तो वो बदलता रहता है। तो बढ़ा घटा की चिंता मत करो, ये एक सामान्य सी बात है। भूकंप क्या होता है ये बताने की जरूरत है? भूकंप पे हमने पहले बात कर ली है, जब हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना देख रहे थे, सभी लोग याद है? तब हमने पहले भूकंप पे बात कर ली है। तो भूकंप क्या? एक तरह का कंपन है, एक तरह की तरंगे हैं। कहां से आती? उद्गम क्षेत्र, जिसे क्या कहते हैं? फोकस, हाइपोसेंटर से तरंगे आती हैं, और वो तरंगे सतह पर आती हैं। दो तरह की तरंगे होती हैं। एक तो काया तरंग होती हैं, जो पृथ्वी के अंदर रहती हैं, पृथ्वी की काया में रहती हैं, बॉडी वेव्स। हमने एस और पी पढ़ा था, अगर आपको याद हो। और फिर एक वो है जो सतह पर आ जाती है, उनको क्या कहते हैं? धरातलीय वेव्स या सरफेस वेव्स। ये हम बात कर चुके हैं, ठीक है। इसी पर हम आगे बढ़ रहे हैं। सो प्लेटों में गति के कारण पृथ्वी की परतों में अचानक हिलने से ऊर्जा निकलती है और उससे तरंगे आती हैं। तो ये हिला होगा, तो उससे तरंगे आई, और इसमें जो चट्टानें थी, ठोस चट्टानें, जब वो टूट जाती हैं, जब वो टूटती हैं, उनमें बल आता है, टूटती हैं, तो उसमें ऊर्जा सृजित होती है, और वो ऊर्जा भूकंपीय तरंगों की तरह आ जाती है। तो ये इस तरह से। और हमने देखा दो तरह की तरंगे थी। एक हमने देखा इस तरह से आती हैं, पी तरंग और एस तरंग, बट दोनों की दोनों अंदर रहती, उन्हें काया तरंग कहते हैं। जब बाहर आ जाती हैं तो बाहर की तरंगों का नाम है लव वेव और रेली वेव। अंदर कौन सी होती है? अंदर कौन सी होती है, जल्दी से बताइए। अंदर कौन सी होती है बच्चों? मैं 10 मिनट और लूंगा। जो लोग संतृप्त हो चुके हैं कि सर बस इतना ही करेंगे, तो 10 मिनट और। भूकंप की बात कर रहे हैं। पृथ्वी के अंदर यहां फोकस, फोकस से कहां पहुंचे? अधिकेंद्र, एपीसेंटर पहुंचे। पहली तरंग कौन सी लगी? पी। धीरे चल रही है एस। पी और एस तरंग को क्या कहते हैं? काया तरंग या बॉडी वेव्स। जब ये सतह पर आ जाती हैं, तो ये सतह पर जब फैलना शुरू होती है, इनको कहते हैं धरातलीय वेव, सरफेस वेव। ये दो तरह की होती है, एल और आर। एल से है लोब वेव, और श्रीमान रेले के नाम से रेली वेव। यहां क्या था? पी वेव, पी से प्राथमिक या प्राइमरी,
और एस से सेकेंडरी। ये समझ में आया पहला कि वेव्स का अंतर, पृथ्वी के अंदर की वेव्स काया तरंग, उनको पी और एस कहते हैं। जब ऊपर आ जाती हैं तो श्रीमान लोव और श्रीमान रेले के नाम पर दो तरंगे और हैं हमारे पास, लोव वेव और रेले वेव्स। क्लियर? क्योंकि हम ये पहले पढ़ चुके हैं इसलिए मैं इस पर बहुत ज्यादा समय नहीं दे रहा हूं, लेकिन इनकी जानकारी जरूर देना चाहता हूं। कहां पर आते हैं? अभी मैंने सचित्र बनाया था अभी आपके साथ, ये देखिए प्लेट के सीमांत हैं, नाजका का सीमांत, दक्षिण अमेरिका सीमांत, कोकोस का सीमांत, कैरेबियन का सीमांत। सर ये सीमांत कैसे पता चलता है? तो बच्चों सीमांत इन्हीं चीजों से पता चलता है। किसी भी भूगर्भ शास्त्री के पास कोई ऐसा चित्र नहीं अपने आप मन से बना, उन्होंने ये भूगर्भिक घटनाएं देखी, उन्होंने कहा यहीं पर क्यों हो रही है, बार बार नोट किया यहीं हो रही है, यहीं हो रही है, यार इसका मतलब यहां सीमांत होगा, यहां सीमांत होगा। तो इस तरह से इन घटनाओं को ऑब्जर्व करके हमें पता चला है सीमांत कहां है, वरना और कोई तरीका नहीं है। ये एक तरह का इनडायरेक्ट तरीका है। अब जब हमने सारे सीमांत देख लिए, उसके बावजूद अगर कहीं पर अगर भूकंप आ गया, महाराष्ट्र में आ गया, तब हम उसे क्या कहेंगे? इंट्रा प्लेट अर्थक्वेक। अगर बीच में कहीं पे ज्वालामुखी आ गया जो हमारे दक्कन के पठार में था, तो हम उसे क्या कहेंगे? इंटरप्लेट वोल्केनो, इंट्राप्लेट वोल्केनो। ठीक है, क्लियर है? सो कॉन्टिनेंटल रिफ्ट, कोलिजन जोन, ये मैं आपको बता चुका हूं, उसी का रिपीट है जो वोल्केनो का था वही अर्थक्वेक का, इसलिए मैंने कहा कि बहुत सारा रिपीट है तो एक ही बार में हो जाएगा। अब लास्ट चीज, मुझे 5 मिनट चाहिए बस, अब लास्ट चीज वो है कि इनको नापा कैसे जाता है। इनको नापने के लिए दो नापनी, ठीक है, एक रिक्टर स्केल है और दूसरा कौन सा है? मरकाली स्केल। जल्दी से मुझे अंतर बता दीजिए, क्लास खत्म कर रहा हूं। सर सरकम पैसिफिक की विशेषता बता दीजिए। नौशीन परवीन जी, मुझे पता नहीं आप क्लास में पहली बार आई हैं क्या? सरकम पैसिफिक की तो कितनी बार हो गई, अग्नि वलय की तो हमने कितनी बार बात कर ली है, बल्कि आज की क्लास ही उस प्रश्न से शुरू हो रही थी कि अग्नि वलय के क्षेत्र की भौतिक वो बताइए। सभी लोग, इनमें अंतर क्या है? होमवर्क दे दूं? ये होमवर्क दे दूं अगर आप लोग नहीं कर पा रहे तो मुझे बताइए कि मरकाली स्केल और रिक्टर स्केल में अंतर क्या है? इन दोनों में अंतर बताएंगे? सर एक एनर्जी बताता है, एक तीव्रता बताता है। एनर्जी और तीव्रता में अंतर क्या है? ठीक है, सोच के बताइएगा, ये आप लोगों का होमवर्क कि एनर्जी और तीव्रता में अंतर क्या है, मैग्नीट्यूड क्या होता है और मरकाली क्या होता है, इंटेंसिटी क्या होता है, इसमें अंतर क्या होता है। जो अभी तुर्की में आया था, तुर्की में 7.7 मैग्नीट्यूड का आया, कुछ भी मरकाली में नहीं बताया गया। मरकाली नहीं बताया जाता है, हमेशा रिक्टर बताया जाता है। तो रिक्टर क्या है? ठीक है, एक ये होमवर्क हो गया सभी लोग। सुनामी हमारा रह गया है, तो सुनामी की क्लास अगली क्लास में देखेंगे। ये भारत में होना है कि भारत में भूकंप के क्षेत्र कौन से हैं, तो इसलिए मुझे इसकी कोई दिक्कत नहीं है, ये भारत के भूगोल में होगा। सुनामी एक खंड था जो मैं आज करना चाहता था आपको, ये जो सुमात्रा से सुनामी आई और भारत में आई और किस तरह से आई, अभी काफी अहम डिस्कशन है, ये अब हम बाद में करेंगे कि सुनामी की लहर कैसे बनती है। ये होमवर्क सभी लोग क्लास खत्म करें। जब आप ही संतृप्त हो गए तो आगे कैसे बढ़े? सर रिक्टर 0 से 10 है, मरकाली 1 से 12 है। तो बेटा ये मत बताइएगा एक 0 से 10 है, एक 1 से 12 है इसलिए अंतर है। स्पेसिफिक बताइएगा, ये वाला उत्तर मैं नहीं लेने वाला हूं कि सर एक 0 से 10 है, एक 1 से 12। तो बच्चों क्या होमवर्क है आपका? भूकंप में, भूकंप को नापा कैसे जाता है, भूकंप में मरकाली और रिक्टर में अंतर क्या है, निश्चित रूप से आप अपनी चैट में लिख सकते हैं, पहला। दूसरा चीज ये लिखना नहीं है, आप सबसे अनुरोध है कि 1 2 3 4 5 हर हाल में करके रखिए। छठे में जब आप जाएंगे तो वो आंतरिक और बाह्य आएंगी। छठे में अगर लैंडफॉर्म्स के नाम आते हैं जो तकनीकी हैं, तो जीएस वाले छात्र छठे चैप्टर में आधा ही करें, लेकिन अगर आपका वैकल्पिक भूगोल है तो जरूर पूरा करिएगा। सभी लोग क्लियर है? सर आप क्लास को और बढ़ा सकते हैं बेटा, कुछ लोग कहेंगे बढ़ा सकते हैं, कुछ कहेंगे नहीं बढ़ा सकते।
मेरा उद्देश्य न बढ़ाना न घटाना, मेरा उद्देश्य है कि उतना जो आप पचा पाए। तो सुनामी को जल्दी कराऊंगा तो बेकार में क्लियर नहीं होगा। और मेरा खुद एक मन है कि आप लोग इस सारी चीज को खुद से कर लें एक बार, तो आप वैसे भी बहुत सारी चीजें समझ जाएंगे। ये घाटी पर्वत ऐसे सवाल बंद हो जाएंगे। और हम मंडे से जलवायु शुरू कर रहे हैं। सुनामी का मैं एक अलग खंड लेकर आऊंगा, शायद उस क्लास को हम डालेंगे तो सुनामी को भी रोक देंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। वीकेंड का खूब अच्छे से उपयोग करिए। थैंक यू। हैव अ ग्रेट इवनिंग, ग्रेट वीकेंड। बाय बाय। जय हिंद।